सर शुरू करेंगे क्लास। हाँ। शुरू कर देंगे सर क्लास अभी। एक अभी एक सभी एक लोग जुड़े एक हुए हैं। राणा साहब के नाम पे लेटर लिख के दे देना, इतनी चेयर। तो ठीक है, सबने अगर देख लिया होगा या जो डाउट हो तो अपने अपने लिख के रखो, मैं पूरा मौका दूंगा। अभी 11:30 हो रहा है। बस जल्दी जल्दी से मैं अपना दोनों स्लाइड जो है चला के आधे घंटे पौना घंटे में खत्म करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको पूरा डाउट क्लियर करने के लिए मिलेगा। और जिन्होंने स्टफ देखा होगा या पहले से पढ़ा होगा, मोस्ट ऑफ द सिग्नलिंग पीपल तो जानते ही हैं। और जो टेलीकॉम वाले हैं वो पूछें, क्योंकि वो ये शर्माए नहीं कि भाई ये क्या पूछे वो क्या पूछे, क्योंकि आपके लिए तो बिल्कुल नया है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। सिग्नलिंग वाले भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे डाउट रहते हैं जो हमेशा बने रहते हैं। और ये क्लास का पर्पज भी वही है कि आपके डाउट्स या कुछ गाइडेंस वो दिया जाए। बाकी थ्रू आउट सारा कुछ पढ़ा दिया जाए ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आज का जो सेशन दिया है हमें वो टैग सर्किट एंड एक्सेल काउंटर्स दिया है। तो इन जनरल जो है इसको टीवीडीएस बोलते हैं, टैग वैकेंसी डिटेक्शन सिस्टम। टैग वैकेंसी मतलब एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग, जैसे मैंने पिछली बार भी बात की थी, एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग से ही बात शुरुआत होती है। एसेंशियल इंटरलॉकिंग में आपको पता है कि आपको कोई भी सिग्नल क्लियर होने के लिए उसमें एक शर्त ये भी है कि नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल तक, नॉट ओनली नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल बस आल्सो इन रिक्वायर्ड डिस्टेंस लाइन शुड बी क्लियर फ्रॉम ट्रेन। तो वो क्लियर चाहिए, तो वो कैसे आपको पता चलेगा? उससे बहुत सारे मीन्स होते हैं, और उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट मीन्स है वो उन सारे मीन्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं टीवीडीएस, ट्रैक वैकेंसी या ट्रेन वैकेंसी डिटेक्शन डिवाइसेस। ट्रेन वैकेंसी डिटेक्शन डिवाइसेस मतलब किसी पार्टिकुलर सेक्शन में, पूरा का पूरा हम जितना सिग्नलिंग सेक्शन है एक पार्ट में नहीं बांटते। मोस्टली एक्चुअल रूट और ओवरलैप तो अलग रहता है, और एक्चुअल रूट को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, कि एक सिग्नल का एक्चुअल रूट पूछने के लिए ओवरलैप का भी थोड़ा पोर्शन काम करता है। तो मोस्टली अगर सिंपलेस्ट ऑटो सिग्नल भी है तो उसमें उसमें जुड़े हुए तीन ट्रैक सर्किट रहते हैं। जो सिग्नल के जस्ट आगे रहता है, जो पीछे के लिए ओवरलैप का सर्व करेगा, और आगे एक बड़ा ट्रैक सर्किट रहेगा जो आपको सिग्नल तक रहेगा, और उसके आगे जो छोटा ट्रैक रहेगा जो उसके सिग्नल में के रूट में आएगा और इसके ओवरलैप में आएगा। तो एक सिग्नल से इन जनरल दो ट्रैक तो एसोसिएटेड रहते ही। एक को और शेयर बेसिस पे वो लेता है और एक को देता भी है शेयर बेसिस पे। तो इन जनरल जो ट्रेन वैकेंसी डिटेक्शन डिवाइसेस हैं वो कलेक्टिवली आप देखोगे तो उसको दो पार्ट में बांट सकते हो। एक तो होते हैं कि वो सर्किट टाइप के होते हैं, जिनको ट्रैक सर्किट बोलते हैं, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है। और दूसरे होते हैं काउंटिंग बेस्ड होते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस ट्रेन वैकेंसी डिटेक्ट करना है, बाकी हमें और कुछ देखना नहीं है। तो इसमें दो पार्ट है, दो स्लाइड है हमारे पास। एक ट्रैक सर्किट की स्लाइड है, ये एडसेट की हमने लिया क्योंकि इनकी थोड़ी कंप्लीट रहती है और जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो बहुत फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी 453 स्लाइड्स है। इतनी सारी स्लाइड प्ले करने में भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहली स्लाइड है इसमें ही आप देख रहे होंगे कि ट्रेन डिटेक्शन, द प्रेजेंस ऑफ ए व्हीकल ऑन द पोर्शन ऑफ ट्रैक इज नोन एज अ ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम। अब स्लाइड चलाएं उससे पहले मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि आपके पास ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम्स की बात जो होगी, दो टाइप के होंगे क्लासिफिकेशन। एक ट्रैक सर्किट होंगे, एक तरफ एक्सिल काउंटर होंगे। फर्दर ट्रैक सर्किट दो टाइप के होते हैं, एक डीसी ट्रैक सर्किट होते हैं, डीसी ट्रैक सर्किट होते हैं। और डीसी ट्रैक सर्किट तो सभी लोग, काफी लोग देखते होंगे एक्सेप्ट टेलीकॉम वाले। वो बहुत सिंपलेस्ट और बहुत पुराने हैं, उसमें ज्यादा कुछ लगता नहीं, लेकिन अपनी अपनी उनकी लिमिटेशन है सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से। और दूसरे उसी में एसी ट्रैक सर्किट रहते हैं। उनके साइकिल अलग अलग, पहले एसी ट्रैक सर्किट 50 साइकिल या 83 साइकिल पे चलते थे, और उसी कैटेगरी में बाद में ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रैक सर्किट जुड़ गए, जिनको एफटीसी बोलते हैं। वो एक काफी बड़ी रेंज है, और एफटीसी में बहुत सारे ओईएम हैं, उनके उनके अलग अलग टाइप के पूरे कार्ड्स वगैरह रहते हैं। तो उसमें डिटेल में जाओगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इन जनरल आपका ट्रैक सर्किट्स है, एफटीसी होने दो या डीसी ट्रैक सर्किट होने दो या एसी ट्रैक सर्किट होने दो, सारे के सारे ट्रैक सर्किट है। इसके अलावा जो कुछ है जो इसकी जगह पे यूज होता है, वो आज की डेट में एक्सेल काउंटर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। और एक्सेल काउंटर अभी उसकी स्लाइड आएगी तो मैं बताऊंगा, वो भी कई टाइप के होते हैं। और लेटेस्ट में अभी तीसरी चीजें भी आने शुरू हो गई कि ट्रेन वैकेंसी डिटेक्शन के लिए नॉट ओनली एक्सेल काउंटर या ट्रैक सर्किट फिजिकल चीजों के अलावा भी हम कुछ मॉडर्न चीजें, जैसे ट्रेन आईडी, सीबीटीसी वगैरह में ट्रेन आईडी रहती है जो कम्युनिकेशन के हिसाब से लगातार अपनी पोजीशन को अपडेट करती रहती है। वो कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो तो डिफरेंट है, वो अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ अपने इंडियन रेलवे में, नहीं है, बाकी मेट्रोज में चालू है। मुंबई सबर्बन में आने की बात हो रही है। तो ठीक है, फटाफट
चलते हैं। ये देखिए, ये डीसी ट्रैक सर्किट है। इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट। इसमें रेस जो है सर्किट का एक पार्ट की तरह रहती है, और एक तरफ से फीड देते हैं, दूसरी तरफ से एक रिले पिकअप करते हैं। अगर कोई एक्सिल आता है, क्योंकि सप्लाई उसके थ्रू शार्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी की टेंडेंसी होती है कि शार्टेज पाथ को फॉलो करती है, इसलिए रिले के क्रॉस वोल्टेज एक सर्टेन लेवल से ड्रॉप हो जाता है, तो रिले ड्रॉप हो जाती है। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट है। इसमें सिर्फ इसको समझने के लिए सिर्फ ओम्स लॉ से ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। एक ये है। उसके बाद ये ट्रैक सर्किट के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ, क्योंकि मेरे पास स्लाइड बहुत ज्यादा है, तो मैं एक खाली झलक दिखाता हूँ, बाकी आप लोग स्टडी करते रहना। ये डीसी ट्रैक सर्किट है। डीसी ट्रैक सर्किट में दो टाइप होते थे, ओपन और क्लोज टाइप के। ओपन टाइप के ट्रैक सर्किट तब होते थे जब कभी शुरुआत में होता, जब एक्सेल आता था, तो वो क्लोज होते थे और रिले पिकअप होता था, लेकिन वो पॉजिटिव प्रूविंग नहीं थी। एनर्जाइज कंडीशन इज ए पॉजिटिव प्रूविंग। वो अभी यूज नहीं होते, वो कभी कभी कालीगान की जगह यूज होते थे, लेकिन आज की कालीगान ट्रैक सर्किट की तरह यूज होते थे। आज की डेट में सभी क्लोज सर्किट होते थे। नॉर्मली ट्रैक रिले पिकअप रहती है, और जब एक्सेल आता है तो ड्रॉप होती है। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है डीसी क्लोज सर्किट। ये जो दिखा रहे हैं, ये टाइप के आजकल हम यूज करते हैं। और उसके बाद तीसरा जो बताया एफटीसी है। एफटीसी भी दो टाइप के, कोडेड नॉन कोडेड। तो जब शुरू में आए थे तो एफटीसी में सिर्फ फ्रीक्वेंसी से सेपरेशन होता था। बाद में बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कुछ 8 बिट वर्ड लेंथ का कोड डाल दिया है, जो हर ट्रैक सर्किट के लिए यार्ड में यूनिक रहता है। तो अगर सप्लाई एक की दूसरी जगह जाए भी, तो भी वो हालांकि फ्रीक्वेंसी उसे जाने नहीं देगी, लेकिन सेकंड लेवल का प्रोडक्शन उसमें रहता है। तो अभी जो लग रहा है, जो आरडीएसओ अप्रूव एफटीसी है, वो कोडेड होना जरूरी है। इसमें अस्टम है, सीमेंस है, ये सब। एबीबी पहले जो लगा था वो कोडेड नहीं था, वो सिंपलेस्ट था। तो ये क्राइटेरिया है। डीसी ट्रैक सर्किट में क्या क्या रहता है, वो चार आइटम लिखे हुए, चार से ज्यादा होते भी नहीं है। और कुछ जीआई इंसुलेशन ये वगैरह एडिशनल चीजें हैं। बैटरी चार्जर रहता है, इस टाइप का रहता है। तो ये ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ते हैं। और चार्जर रहता है, क्योंकि इसमें एक बैटरी लगी रहती है, बैटरी से फीड होता है, तो बैटरी को चार्ज करना जरूरी होता है। और एक ये रूल भी होता है कि इवन अगर आपका बहुत रिलायबल सप्लाई है और आप चार्जर के थ्रू दे भी रहे हो, लेकिन बैटरी लगाना जरूरी रहता है, क्योंकि उसके अपने कुछ फायदे हैं। तो कभी भी बैटरी को हटाना नहीं है। इवन बैटरी को इस ढंग से लगाना है कि अगर कोई वायर भी टूटे तो बैटरी डिस्कनेक्ट ना हो। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो तो सर्किट फेल हो जाना चाहिए। ये अपना क्वेश्चन भी हो सकता है कि कभी भी बहुत रिलायबल आईपीएस से आपने सब कुछ सप्लाई दे दी और उस टाइम बोलेगी कि हमें बैटरी क्यों लगाए, बार बार इसमें पानी डालना पड़ता है। क्योंकि डीसी मेंटेनेंस का सबसे बड़ा ड्राइवर ये है, इसमें साइड पे बैटरी रहती है, और बैटरी मौसम के हिसाब से उसमें इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको टॉप अप करना पड़ता है। बैटरी मेंटेनेंस इट्स डिफिकल्ट चीज है। तो एक वजह यह है कि बैटरी को हम निकाल नहीं सकते, कुछ सेफ्टी एस्पेक्ट जुड़े रहते हैं। फास्ट फीड से पिकअप होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो बैटरी हाई वोल्टेज को लो इम्पिडेंस देता है। अगर कहीं पे सर्ज वगैरह कुछ आया तो वो बैटरी के थ्रू शंट हो जाता है। तो वो एक प्रोटेक्शन फीचर है। एक सेकेंड, स्क्रीन पे कुछ कुछ बहुत कुछ दिख रहा है। हाँ ठीक है, रिज्यूम करते। तो ये चार्जर का हो गया। और ये बैटरी कितने वोल्ट की लगती है, तो नॉर्मली 2 सेल लगाते हैं। पहले अलग टाइप की रिले रहती है, सेल टाइप रहती है, अभी क्यू स्टाइल की रिले रहती है, उसमें नॉर्मली 2 सेल लगाते हैं। और ये बहुत, बैटरी की लाइफ कितनी होगी, और इसमें कुछ रजिस्टेंस के वगैरह, क्योंकि इसमें फेल सेफ एडजस्टमेंट इन्वॉल्व रहता है। एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो भले ही फेल हो जाए, लेकिन अनसेफ कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो उसका एक प्रोसीजर होता है। तो आप लोग मैनुअल्स या बुक्स में से फेल सेफ एडजस्टमेंट एक बार देख लेना है कि उसका तरीका क्या है। और ये क्या दिखा दिया है, ट्रैक लीड वार है। ये सब तो नॉर्मल सी चीज है, कनेक्शन रहता है, जंक्शन रहता है। ये विसट वालों ने बहुत इनिशियल लोगों के लिए बना रखा है। और इस टाइप की रिले रहती है। टेलीकॉम वाले देख सकते हैं कि ये रिले ट्रैक रिले है, वो स्पेशल फीचर्स के साथ में रहती है। ये रिले कोई साधारण रिले क्यू स्टाइल की रिले नहीं है। इसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, पिकअप वैल्यू, ड्रॉप अवे वैल्यू, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको स्टडी कर सकते हो। इक्विवेलेंट रजिस्टर वगैरह जो इसका एक्चुअल सर्किट बनता है, उसमें रियल पार्ट रहते हैं। और क्लोज ट्रैक सर्किट का ही रहेगा। ओपन तो हम यूज ही नहीं करते, वाइटल चीज में नहीं करते। नॉन वाइटल में कभी किया हो तो किया हो, अभी वो नहीं यूज नहीं होता है। और फीड इन होता है, रिले इन होता है, ये सब डीसी ट्रैक सर्किट के पार्ट है। ब्लास्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है डीसी ट्रैक सर्किट चलने के लिए, कि रेलों के बीच में इंसुलेशन रहना चाहिए। तो ब्लास्ट उसको संट करता है। अगर ब्लास्ट क्लीन है तो वो हाई रेजिस्टेंस देता है, अगर ब्लास्ट डर्टी है, मक है, नाइट सॉइल है, तो वो शंट करते हैं, तो वो ट्रैक चलने में बहुत दिक्कत होती है।
तो ये एक्चुअली इक्विवेलेंट सर्किट आर्डिनो ने बनाए, इनके फार्मूले हैं, इन फार्मूले आप खाली निकाल लो, वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। ये इन फार्मूले जो लास्ट में आरबी इक्वल टू फाइनल फार्मूला जो लिखा है ना, वी एफ प्लस वी आर डिवाइड बाई 2 इंटू डिफरेंस ऑफ आई एफ माइनस आई आर। तो ये इसमें ज्यादा डेरिवेट कैसे हुए वो कॉन्सेप्ट के लिए समझ सकते हो, लेकिन फाइनल फार्मूला याद रखो कि क्या है। लीकेज बालास्ट रेजिस्टेंस, लीकेज रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, तो एवरेज वोल्टेज ओम्स लॉ में वैसे भी होता है, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपन करंट, और इसमें भी वही है। इसमें करंट वोल्टेज क्या रहेगा, कोई भी एक टीएफ पे अलग वोल्टेज है, टीआर पे अलग है, तो एवरेज वोल्टेज ले लेते हैं और एवरेजिंग किया तो नीचे बाई में 2 आ जाता है। और लीकेज करंट क्या होगी, जो करंट टीएफ पे है और टीआर पे है उसके डिफरेंस जो गायब हो गई करंट, इसका मतलब वो लीक हो गई। तो इसलिए सिंपल ओम्स लॉ के हिसाब से ये है। तो आरबी निकालना हो तो एक फार्मूला ले सकते हो, और करंट निकालनी हो तो उसका एक अलग फार्मूला, वोल्टेज तो आप फीड ही करते हो। एक टीएसआर टर्म होता है, ट्रेन शंट रेजिस्टेंस। एक्चुअली पता नहीं आवाज आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कौन कौन से है, बहुत सारे लोग। हाँ, कोई एक बड़ौदा से कोई बताएगा टीएसआर क्या होता है? त्यागी जी नहीं है क्या आज? एनीबडी फ्रॉम बड़ौदा? बोलिए सर, बोलिए। हाँ त्यागी जी, ये टीएसआर आप सबके नॉलेज के लिए जरा बताओ, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता यार कि मैं ही बोल रहा हूँ, कोई सुन भी रहा है कि नहीं। तो टीएसआर क्या रहता है? टीएसआर एक इंपॉर्टेंट चीज है, पेन शंट रेजिस्टेंस। ये एक हम लोग टेस्टिंग करते हैं। टैग सर्किट जब भी फेल से एग्जीक्यूशन होता है तो एक टीएसआर लगाने पे ये वो रेजिस्टेंस होता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है या मिनिमम रेजिस्टेंस है। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जिसपे ट्रैक सर्किट फेल होना चाहिए। तो ये लगाने पे ये जरूरी फेल होना चाहिए। इससे कम पे फेल होता है, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जिसपे फेल होने चाहिए। इससे ऊपर भी हो सकता है, मिनिमम रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर फेल होना चाहिए। यस यस यस, दिस इज मिनिमम रेजिस्टेंस के ऊपर फेल होना चाहिए, और इससे मिनिमम तो होगा ही होगा। तो ये नॉर्मली डीसी ट्रैक सर्किट में 0.5 ओम होता है। ये कोई भी ट्रैक सर्किट सेल्फ एडजस्ट है तो 0.5 पे मस्ट फेल होना चाहिए, और इसके ऊपर भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये 0.5 पे नहीं हुआ तो गड़बड़ है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है तो बहुत सारे लोग गलत कराते हैं और सोचते सही कर दिया। तो ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, अपने दिमाग में बैठा लो। 0.5 पे इसको फेल होना ही होना है, इससे ऊपर फेल हो जाए तो अच्छा है। अब कैसे याद रखना वो याद रख लो। तो ये एक बॉक्स रहता है इस टाइप का, कैरेक्टरिस्टिक्स है, टीएसआर है। एफटीसी का अलग रहता है, एफटीसी में थोड़ा ट्यून जोन रहता है, S1 का एरिया रहता है, उसमें 0.5 नहीं मिलता है। प्लेन पोर्शन में 0.5 मिलता है, लेकिन ट्यून जोन में 0.2 या समथिंग 1.5 जो भी OEM ने बताया उस हिसाब से मिलता है, क्योंकि एफटीसी की शार्प बाउंड्री नहीं होती, उसमें स्टेट में ग्रुप ज्वाइन भी नहीं होते। और रिले वोल्टेज है, ये सब टीएसआर के ही बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप लोग जो इरसेट की नोटबुक से पढ़ लो या तो पीपीटी भी देख सकते हो। तो इस टाइप की डीसी ट्रैक सर्किट बहुत बेसिक है, अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो डीसी अभी चल रहा है, फीड इन रिले एंड फेल शिफ्ट एडजस्टमेंट। ये फेल शिफ्ट एडजस्टमेंट है, वो हमने बताया कि उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ये नॉर्मल पिकअप वैल्यू और ड्रॉप अवे वैल्यू, इनकी वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं। नॉर्मली होता है कि रिले मस्ट ड्रॉप अवे वैल्यू का जो है परसेंटेज, सम परसेंटेज रहता है। तो ये डाटा आपको याद होने चाहिए, ये कभी कभी पूछते हैं। सर चीज की ट्रैक रिले बदलने का शेड्यूल है क्या सर? ट्रैक रिले अभी तो ये इनकी लाइफ रहती है, बस इनका ओवरहालिंग का कोई शेड्यूल नहीं है। अभी QT2A और QT2A2 इम्यूनाइज या नॉन इम्यूनाइज टाइप की रहती है, इनका कुछ लाइफ रहती है, वो लाइफ के बाद बदल देना है बस, ओवरहालिंग नहीं होती कुछ। अगर लाइफ है ना, का जो पूरा एक लेटर आया था उसमें भी कहीं इसका मेंशन नहीं है कि मतलब QT2 ट्रैक रिले कितने साल बदलना है। नहीं, इनकी लाइफ तो रहती है। कितना है कोई बता सकता है? कुछ लाइफ 12 ईयर्स। हाँ, तो इसकी कोई ओवरहालिंग नहीं, इनको बदल देना है बस। ये पहले सेफ टाइप होती थी, जिनको ओवरहाल करते थे उनको ओवरहालिंग पीरियड होता था, वो अब नहीं है। अब तो कोई भी प्लग इन टाइप का ओवरहालिंग नहीं होता, अब उसको सिर्फ रिप्लेस करना, उसकी कोडल लाइफ है बस।
अब ये पिकअप वैल्यू और डीए ड्रॉप अवे वैल्यू के कितने परसेंट के नीचे जाने पे सेटिंग करते हैं, पिकअप वैल्यू में कितना करते हैं, ड्रॉप अवे कितना है और कितने पे हम लोग सेटिंग करते हैं, क्योंकि एकदम कटो कट पे नहीं करते, उससे और कम पे करते हैं। ये सब चीजें आप लोग स्टडी करो, बहुत सारी चीजें हैं, ये आसान है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। और ये जो ट्रैक की बाउंड्री रहती है, हम इंसुलेटेड ज्वाइंट डालते हैं। तो ये जो पिक्चर में दिख रहा है, ये इंसुलेटेड नॉयलाइन ज्वाइंट है। एक सेकंड। हाँ जी, जो पिक्चर में दिख रहा है ये इंसुलेटेड नायलॉन ज्वाइंट है और एक ग्लूट ज्वाइंट होता है। ये दोनों में से कोई भी ट्रैक सर्किट की बाउंड्री फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। दोनों के टेस्टिंग में इंसुलेशन अचीव करने का तरीके में बहुत डिफरेंस होता है। जो लोग सिग्नलिंग साइड से जानते हैं, दोनों की टेस्टिंग प्रोसीजर में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। ग्लूट ज्वाइंट ज्यादा बेटर होते हैं, लॉन्गर लाइफ होते हैं, लेकिन ये हम एसएनटी वाले अपने खुद इंसुलेशन डाल लेते हैं। ये इजी है, ओपन करो डालो, और वो बन के ही आते हैं या साइड पे बिल्ड होते हैं, लेकिन उनका जो फैब्रिकेशन मुश्किल रहता है, लेकिन लॉन्गर लाइफ होते हैं, अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी रहती है। और ये बहुत सारे कंपोनेंट, ये सब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप ज्वाइंट के बारे में भी तो दिया है, आप चाहो तो पढ़ लो सब। और सीरीज कनेक्शन, ये अच्छा बॉन्डिंग होती है। ट्रैक सर्किट हमेशा स्ट्रेट नहीं रहते, तो टर्नआउट्स वगैरह में कैसे करेंगे, तो उसी एक पोर्शन को हम उसको एक रेल को, ये हमेशा डीसी ट्रैक सर्किट सिंगल रेल होता है। सिग्नलिंग के लिए एक रेल रिजर्व रहती है और ट्रैक्शन के लिए एक रेल, दोनों में ट्रैक्शन रेल नहीं बहती है। जो सिग्नलिंग के जिसमें ट्रैक्शन नहीं बहती है उसको हम लोग सिग्नलिंग रेल कहते हैं, और जो कॉमन रहती है उसमें ट्रैक्शन रहता है एज वेल एज सिग्नलिंग रहता है। क्योंकि सिग्नलिंग के लिए कि दोनों सर्किट तो पूरा ही होना चाहिए, तो सिग्नलिंग के लिहाज से दोनों रेल यूज होती है, लेकिन ट्रैक्शन के लिहाज से एक ही रेल यूज होती है। तो जो सिग्नलिंग के लिहाज से यूज होती है उसको हम लोग सीरीज में बॉन्ड करते हैं। जैसे इसमें दो कलर दिखाए हुए हैं, तो इसमें सिग्नलिंग कौन सी हो सकती है, रेड या ब्लू? एनीबॉडी? रेड। रेड, वेरी गुड। तो इस टाइप से कुछ बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि ट्रैक्शन जहाँ जंक्शन वगैरह रहते हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग रहती है, वो ट्रैक्शन वाला रखते हैं। और सीरीज से बॉन्डिंग करते हैं, इस टाइप से बॉन्डिंग करते हैं कि ट्रेन का या एक एक्सिल कहीं पे भी जाए तो कोई ना कोई पोर्शन को शंट करे, और कहीं भी शंट करेगा क्योंकि बैटरी उसकी फीडिंग की या रिले एंड जो है एक तरफ जो रहता है वो अफेक्टेड होगा, तो इस टाइप से उसमें वो फेल हो जाता है। हालांकि एफटीसी में अलग अलग एंड पे अलग अलग डिटेक्शन होता है, इसमें अलग अलग एंड पे डिटेक्शन नहीं होता, सीरीज में लेके जाते हैं और फाइनल में रिले जो टीआर एंड रहता है, तो उस पर कहीं भी शंट हो, ब्रांच में हो, मेन लाइन पे हो, तो रिले के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाता है। बहुत सारे बॉन्डिंग से रूल हैं। अब अभी ये डीसी खत्म हो गया, किसी को डीसी में कोई पूछना हो तो बताएं, क्योंकि ये इतना सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? टेलीकॉम साइड खास करके डीसी ट्रैक सर्किट में किसी कोई डाउट? ठीक है, डीसी सिंपल ही रहता है। और ये खैर इसके कुछ तरीके वरीके दिए हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, वो आपको करना भी नहीं है। अभी आया ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट। ऑडियो फ्रीक्वेंसी इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें डीसी की बजाय फ्रीक्वेंसी यूज होती है, वो भी ऑडिएबल रेंज में होती है। ऑडिएबल रेंज आप जानते हो 20 हर्ट्ज तो 20 किलो हर्ट्ज के बीच में रहती है, तो इसमें हम कोई बीच की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी यूज करने का सबसे बड़ा वजह ये है कि इसमें सेपरेशन ज्वाइंट, जो हम ग्लूड और आरडीएसओ ज्वाइंट की बात कर रहे थे, नायलॉन ज्वाइंट की बात कर रहे थे, वो इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेंटेन करना लाइन पे बहुत मुश्किल होता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज ऑडियो फ्रीक्वेंसी का यही था कि इसमें ज्वाइंटलेस ट्रेस सर्किट है। इसके अलावा भी कुछ अलग फायदे थे कि ये अपनी ही फ्रीक्वेंसी से पिकअप होता है। डीसी ट्रेस सर्किट में तो कोई भी वोल्टेज, वो तो डीसी वोल्टेज है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। डीसी वोल्टेज एक लेवल के अलावा उसमें कुछ नहीं है। इसमें लेवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी मैच होनी चाहिए, तो ही वो पिकअप होता है। तो जो सर्किट की सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, वो बढ़ जाती है। फास्ट स्पीड से पिकअप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इन एडिशन एक चीज और, जो कोडेड डाल दिया तो उससे और सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि एक ट्रेस सर्किट का एक एड्रेस है, 8 बिट वर्ड लेंथ का एक एड्रेस रहता है। सभी यूनिक एड्रेस एक यार्ड में एक को देते हैं। फ्रीक्वेंसी एक बैरियर हो गया और एड्रेस एक हो गया, तो वो और ज्यादा सेफ हो जाते हैं। तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल, इसमें मेन चीज यही रहती है जो समझने लायक रहती है। इसमें जॉइंटलेस ट्रैक सर्किट रहता है। ट्रैक की बाउंड्री पे आपको कोई नायलॉन जॉइंट या ग्रुप या इंसुलेटेड जॉइंट दिखता नहीं है, वहां पे ट्यूनिंग यूनिट लगे रहते हैं, लेकिन ट्यूनिंग यूनिट को वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक जॉइंट बोलते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक जॉइंट बोलते हैं या वर्चुअल जॉइंट बोलते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल के लिए वो वैसे ही जॉइंट फॉर्म हो जाता है जैसे कि हमें फिजिकल जॉइंट नायलॉन डीसी ट्रे सर्किट में बनाते हैं। वो कैसे फॉर्म हो जाता है, उसका एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है। उसमें रिजोनेंस, पैरेलल रिजोनेंस, रिंग रिजोनेंस और उसमें रेल और ट्यूनिंग यूनिट सब मिला के एक सर्किट फॉर्म होता है, पैरेलल रिजोनेंस का सर्किट फॉर्म होता है। वो अगर स्टडी करोगे तो अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज है, और उसी को हम लोग ट्यून्ड करते हैं तो वो बाउंड्री बन जाती है। लेकिन फिर भी शार्प कट नहीं बोलते। एफटीसी के भी जो भी बाउंड्री होती है उसमें 2-4 मीटर इधर उधर चलता है, बिल्कुल एकदम शार्प कट नहीं होती। इसलिए सिग्नल के पास में जब रखते हैं तो 2-3 मीटर में आगे पीछे सिग्नल फेल हो सकते हैं। अब ये कैसे बनता है, ये फिनोमेना है, आप लोग थोड़ा स्टडी करो, इंटरेस्टिंग चीज है। अगर पूछोगे तो बताएंगे। इसमें है, हमने जो मटेरियल दिया उसमें भी लिखा होगा। एडवांटेज क्या है ये पढ़ लोगे तो भी आ जाएगा, कुछ कुछ एडवांटेज रहते हैं, पढ़ लेना। डीसी एफटीसी कंपैरिजन है, वो भी देख लो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। टाइप है एफटीसी के बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज होते हैं। बोले इसमें लंबाई भी बहुत ज्यादा है, जैसे डीसी ट्रे सर्किट की मैक्सिमम लंबाई बहुत कम रहती है, आई थिंक 250 मीटर्स या के अराउंड ही रहती है। इसमें जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सेफ्टी ज्यादा है, फास्ट स्विच से पिकअप होने के चांसेस कम है, इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा होती है। लंबे लंबे ट्रैक सर्किट इवन 700 मीटर्स तक के, और भी कुछ ज्यादा तक का, और रिमोट फीड भी होता है। दो चीजों में फर्क है। ट्रैक सर्किट लेंथ अलग पैरामीटर है जिससे कि कितना लंबा ट्रैक सर्किट हम बना सकते हैं, और एक होता है रिमोट फीडिंग, जैसे कि एक सेंट्रल स्टेशन से एक कहीं दूसरा जो बाजू में कहीं हट है वहां का ट्रैक सर्किट यहाँ से चला सकते हैं, लेकिन उसके टीएक्स आरएस दोनों दूर रहेंगे, उसको रिमोट फीडिंग बोलते हैं। वो ट्रैक सर्किट की लेंथ से उसमें वो दोनों चीज अलग है, उसको जरा फर्क समझ लेना। ये देखो रिमोट फीड आ गया, ये अलग चीज है, और ट्रैक सर्किट की लेंथ अलग है। अगर रिमोट लंबा ट्रैक है उसको रिमोट नहीं बोलेंगे, लेकिन दूर का कोई ट्रैक सर्किट है जिसका टीएक्स आरएस दोनों दूर है और कहीं और से कंट्रोल हो रहा है तो उसको रिमोट फीड बोलेंगे। इन फीड, सेंटर फीड, इसमें भी दो तरीके रहते हैं, ये बहुत सारे हैं। अब कोडेड अनकोडेड जो हमने पहले ही बता दिया है कि इसमें बाउंड्री, एडजेसेंट बाउंड्री पे ये कैसे फॉर्म होता है। अभी एक दफा एक ग्राफ गया था, मैं वापस लेता हूँ। ये जो ग्राफ है इस टाइप से फॉर्म होता है। ये जो जहाँ पे डिप दिख रहा है शंटिंग ओवरलैप से, ये एक्चुअली वर्चुअल बाउंड्री बन जाती है। जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रहती है वो यहाँ आके खत्म हो जाती है, स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं पैरेलल रेजोनेंस की वजह से। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, कभी इस पर एक्सरसाइज कर सकते हो कि कैसे फॉर्म होता है। अब इसमें टाइम OEM वाइज देखो तो बम्बार्डियर का था जो नॉन कोडेड था, ये बहुत पहले आया था FTC TI-21। ये बहुत सिंपल है लेकिन कोडेड नहीं है, जो लगे हैं वही चल रहे हैं। अगर वर्किंग समझना है तो इसको पहले स्टडी करो, और उसके बाद ये सीमेंस का एक FTC बहुत पॉपुलर है, ये सबसे अच्छा भी माना जाता है। इसमें अलग अलग मॉड्यूल रहती है, इसकी शक्ल देख लो खाली। ये TU जो बाहर लगा रहता है, हाँ ये देखो इस टाइप का जो है, ये उल्टा करके दिखाया है। ऊपर पावर सप्लाई है, नीचे मॉड्यूल्स लगे हैं, इसमें कुछ 2-4 कार्ड रहते हैं, और लास्ट में देखो रिले लगी हुई है। ये रिले पिकअप होती है, और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है इसलिए 2 चैनल में चलता है, और 2 आउट ऑफ 2 सिस्टम पे काम करता है। तो ऊपर का चैनल जो प्रोसेस करता है वो GF1 रिले पिकअप करता है, अपर रिले, और नीचे वाला चैनल इंडिपेंडेंट प्रोसेस करता है सिग्नल को, जो GF2 पिकअप करता है, और दोनों को सीरीज में लेके हम TPR को देते हैं। ये इस टाइप से जब ज्यादा लगी होती है तो इस टाइप से रैक रैक दिखती है, इनकी पावर सप्लाई पीछे साइड में। सीमेंस FTC कैसे काम करती, जैसे वो करती थी वही करती है, एडेड बस इसमें ये है कि इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ में कोड भी यूज होते हैं, और ये गेन वगैरह सेटिंग के लिए डिप स्विच वगैरह लगे रहते हैं, इससे करते हैं। ABB में गेन सेटिंग के लिए कुछ जंपर्स लगे रहते हैं, उनको करते हैं। ये थोड़ा सा मेथड में डिफरेंस है। और तीसरा पॉपुलर FTC है, ये UM71 इन्होंने लिया, ये हमारे यहाँ यूज में नहीं है, वेस्टर्न रेलवे में कहीं पे, ये NCR वगैरह में है, दिल्ली कानपुर रूट पे, ये अंसाल्डो का है। तो ये हम पढ़ते भी स्किप कर देते हैं। ये भी एक टाइप है, जैसे बाकी सब का वर्किंग प्रिंसिपल है, इनका भी होगा, लेकिन ये स्टडी करके जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सेपरेशन जॉइंट कैसे बनता है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने बताया है। बहुत सारा UM71 लिया हुआ है। ये DG कोड करके जो अल्स्टम का है,
इसमें भी अच्छा एफटीसी भी दो टाइप के रहते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी एक लो फ्रिक्वेंसी। तो उनके कोड के हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे सीमेंस में एनी बड़ी कौन बताएगा, पटोले आई थिंक। ये सीमेंस में जो नंबरिंग कोडिंग करते हैं F1 टू F12 और उसमें अल्स्टम में F14 तक है। तो शुरू की जो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी है, लास्ट की फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी है सीमेंस में। 917 हाई फ्रीक्वेंसी और इसके बाद S46 है। हाँ, तो सही बताया बिल्कुल कि शुरू की फ्रीक्वेंसी सीमेंस ने जो नंबरिंग की F1 जिसको बोला, वो हाई फ्रीक्वेंसी से शुरुआत करके बढ़ते हुए क्रम में है, और उसके बाद उनकी हाई फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई तो उन्होंने उल्टा काम किया, F9 से उन्होंने लो फ्रीक्वेंसी को रख दिया, लो फ्रीक्वेंसी में भी बढ़ते हुए क्रम में। तो वो थोड़ा उल्टा सिस्टम है। अष्टम में ऐसा नहीं है, अष्टम में F1 हमेशा लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी, F1 टू F6 लो फ्रीक्वेंसी जिसको DTC24 बोलते हैं, और उसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी रखी। तो वो सीक्वेंसली देखो तो बढ़ते हुए क्रम में है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी पहले कोड कर दिया है और लो फ्रीक्वेंसी को बाद में रख दिया है, तो थोड़ा सा आड होता है। हो सकता है एक आध नंबर क्वेश्चन भी हो जाए। तो इसको, हालांकि ये कोई टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन की बात है, जो काम करते हैं उनको पता होगा। ये भी सेम ही है बिल्कुल, बस इसके कार्ड्स मॉड्यूल्स क्योंकि अलग डिजाइन है तो अलग होता है। इसमें कार्ड थोड़े से कम रहते हैं, कंबाइंड ज्यादा है। टीयू भी कंबाइंड टाइप के रहते हैं, उसमें सेपरेट टाइप के रहते हैं, तो आपको फ्रीडम रहती है। इसमें दो फ्रीक्वेंसी के कंबाइंड टीयू आते हैं, इसलिए इन्वेंट्री इसमें ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बने हुए हैं और जहां पे नहीं बने हुए तो वहां पे आपके ऊपर रहता है। तो अभी एफटीसी खत्म हो गया और ट्रैक सर्किट खत्म हो गया। अभी डिजिटल एक्सेल काउंटर पे हम आएंगे फास्ट फ्लो में। तो अभी इमीडिएट कोई डाउट है, बाद में हम डाउट वाला सेशन ही चालू करेंगे। एनीबडी ट्रैक सर्किट या एफटीसी इसमें से कुछ पूछना है? सर बोलो सर राजीव। हाँ सर, राजीव बताओ। मैं बोल रहा था सर कि ये जो मॉड्यूलेटिंग जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है एफटीसी में, हाँ ये मतलब ये जो F1 F2 इसी को मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ना सर अपन? यस एक्चुअली क्या है कि हमारा जो चैनल की फ्रीक्वेंसी जो हम बोलते हैं ना, जो आप F1 F2 जो भी बोल रहे हो, जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, यही फ्रीक्वेंसी है जो मेन आपका ज्वाइंट फॉर्म करती है और सब जगह इधर उधर जाती आती है। बस, और इसी को लेते हैं, इसी के ऊपर हम कोड को सुपर इम्पोज करके भेजते हैं, मॉड्यूलेट करके भेजते हैं। जो कोड उसी के ऊपर सुपर इम्पोज, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी के लेवल पे इफेक्ट नहीं रहता, वो हम खाली डिटेक्ट कर लेते हैं, वो मॉड्यूलेटेड रहता है, कोड मॉड्यूलेटेड रहता है। तो इसमें हालांकि एबीबी में भी ऐसा छोटा सा कोड मॉड्यूलेट करके भेजते हैं, उसको डिटेक्ट करके अलग से निकालते हैं, लेकिन वो यूनिक कोड नहीं रहते। यहाँ पे जो डिजिटल 0101 के फॉर्म में 8 बिट पर वर्ड लेंथ का एक कोड रहता है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो कि चैनल की फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है। आपका टीयू या फिल्टर कार्ड ये जो भी डिफाइन होता है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है। उसके अंदर कोड क्या है वो फ्रीक्वेंसी पर असर ज्यादा डालता नहीं, वो थोड़े बहुत उसके एम्पलीट्यूड में फ्रीक्वेंसी एफएस की रहती है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग रहता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो होता है, लेकिन वो विद इन प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है, वो चैनल को थोड़ा बहुत डिविएट करता है इधर उधर। तो सेंटर फ्रीक्वेंसी चैनल फ्रीक्वेंसी ही हिट होती है। तो फिल्टर इसी, अच्छा ये भी देखा होगा कि जब हाई फ्रीक्वेंसी की, जैसे सीमेंस में खास करके जो हाई फ्रीक्वेंसी के, तो एम्पलीफायर फिल्टर मॉड्यूल कॉमन रहता है, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है तो उसमें फिल्टर मॉड्यूल छोटा रहता है। और जब लो फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एम्पलीफायर मॉड्यूल अलग रहता है और फिल्टर मॉड्यूल अलग रहता है और बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे फिल्टर के लिए जो कंडेंसर और इंडक्टर लगते हैं वो ये बल्कि हो जाते हैं। ऐसे अल्स्टर में भी उसके कार्ड ही अलग टाइप के बनाते हैं। तो ये दोनों दो रेंज इसलिए बनाते हैं कि एक ही टाइप का फिल्टर सब जगह काम नहीं कर सकता। हाई फ्रीक्वेंसी में एक ही फिल्टर काम कर जाता है, लो फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी वाइज फिल्टर काम करता है। एम आई राइट? सर एक क्वेश्चन आया था सर कि जो ट्यूनिंग जो होती है दैट इज अचीव्ड बाय मतलब एस बॉन्ड लिखा था या ट्यूनिंग यूनिट? ये सभी मिला के होता है। आप जो ट्यूनिंग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जैसे आप पता होगा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो होता है, अगर आपने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट अचीव कर लिया तो उस केस में करंट मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? एक सीरीज रेजोनेंस होता है, एक पैरेलल रेजोनेंस होता है। ऑप्शन में 4 दिए थे सर ऑप्शन, इसमें एक ट्यूनिंग यूनिट था, एक बॉन्ड था। ये दोनों में से एक आंसर है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है दोनों में सर। आप तो ट्यूनिंग यूनिट लिखो मोर अप्रोप्रिएट। हालांकि ट्यूनिंग यूनिट बांड और रेल मिलके सारा पूरा कंबाइंड सर्किट बनता है, सबका अपना अपना रोल है।
तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप ट्यूनिंग यूनिट लिखो, मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये चलो ठीक है, बाद में एक सेशन तो होने ही वाला है, फटाफट मैं एक्सेल काउंटर दिखा देता हूँ जो कि थोड़ा ज्यादा मॉडर्न है और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज्यादा है। ये जो टीआर रिले है वो क्या ट्रेन मूवमेंट से डिसाइड होता है क्या? टीआरआर टीआर रिले टीआर रिले मतलब किस साइड में लगाएंगे वो ट्रेन मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है, ऐसा? हाँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हालांकि ठीक है डायरेक्शनल लाइन पे आप लोग जब नया लगाते हो तो कुछ कन्वेंशन हो तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, किधर लगाना है कोई जरूरी नहीं। डीसी ट्रैक सर्किट में तो टीआर साइड ही होता है। हाँ एक कन्वेंशन है, लेकिन अभी बाय डायरेक्शनल लाइन है तो क्या करोगे, वो एक कन्वेंशन है, वो ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। पता नहीं डीसी का मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं है कि डायरेक्शन पकड़ के कुछ ऐसा प्लान करते हैं क्या। कोई एनीबडी कोई क्लियर कर सकता है? त्यागी जी, बड़ौदा डिवीजन के रिप्रेजेंटेटिव। सर इस तरह से लगभग मतलब कोशिश करते हैं फिक्स करने का कि जिधर से ट्रेन मूवमेंट हो रहा मतलब टीआर रिले पहले पड़े। अच्छा अच्छा, पहले ऐसा मतलब ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ये हो सकता है ऐसा होता हो। तो मैं दूसरी स्लाइड शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? सर उल्टा है, मतलब लेफ्ट साइड 90 डिग्री रोटेट है। अच्छा क्या आ रहा है? जैसा पावर सप्लाई अरेंजमेंट का है सर। कट क्या एक्सेल काउंटर का नहीं आ रहा ना? नहीं आया सर। सर आपका शेयर नहीं हुआ, शेयर नहीं हुआ। शेयर नहीं हुआ ना? शेयर नहीं हो रही सर अभी आपकी स्क्रीन, ये पुरानी कोई एक डमी स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। तो मैं ट्राई करता हूँ। मिश्रा जी का शेयर हो रहा है। मिश्रा जी का शेयर हो रहा है, तो मैं बंद करके ट्राई करता हूँ फिर से। अभी आ रहा है क्या? हाँ सर आया। आया है। यूनिवर्सल एक्सेल। हम लोग भी ज्यादा फेमिलियर नहीं है, यूज कम करते हैं। ठीक है, साइज का साइज बढ़ा दे। ओके, ये यूनिवर्सल एक्सेल काउंटर जैसा कुछ दिख रहा होगा यूएससी करके, तो ये भी इनसेट का 47 स्लाइड्स हैं, ये टोटल एक्सेल काउंटर का इन्होंने लिया है, तो इसमें भी थोड़ा हम एकदम फास्ट चलते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद जो अभी 12 बज गए, 15 मिनट में हम ये करते हैं, आधे घंटे में कर देते हैं, और उसके बाद जो है पूरा का 15-20 मिनट कवर करते हैं। ये जैसे कि शुरुआत से इन्होंने पूरी हिस्ट्री से ले लिया है।
सबसे पहले ये यूनिवर्सल एक्सेल काउंटर जो कहीं कहीं अभी भी शायद यूज में हो गया, अभी निकल गए, ये एनालॉग टाइप के एक्सेल काउंटर रहते थे, ये सबसे पहले शुरू में आए थे। इवन यूनिवर्सल एक्सेल काउंटर भी शुरू में नहीं आए थे, पहले अलग अलग एक्सेल काउंटर आते थे, स्टेट लाइन का अलग और पॉइंट जोन के लिए अलग, और उसमें भी 2 डीपी 3 डीपी वो साइड पे जंपर करते थे। फिर दोनों को मिला के एक कर लिया गया कि आप चाहे स्टेट में लगाओ चाहे पॉइंट जोन में लगाओ, और आप साइड पे पैडिंग कर लो या उसका कॉन्फ़िगरेशन कर लो। इसलिए दैट्स वाई इसको यूनिवर्सल बोला गया था। ये एनालॉग एक्सेल काउंटर है, पहले सेल कंपनी बनाती थी, और अभी शायद कहीं लगे हो। त्यागी जी, बड़ौदा में कोई बचा है क्या अभी? त्यागी जी, शायद ही बचे होंगे, तो इसको जल्दी रिसीव करते, खाली इसकी हिस्ट्री जान लो कि भाई कहीं ऑप्शन लिखा हो तो यूनिवर्सल एक्सेल काउंटर क्या है। ये एनालॉग एक्सेल काउंटर होते थे, बहुत पहले लगते थे, इसमें बड़ा सा बॉक्स एक रहता था, एक ही सेक्शन के लिए इतना सारा इंतजाम रहता था। तो ये इसका 5 किलो हर्ट्ज और इसका अहमदाबाद डिवीजन में है। हाँ, तो कहीं है वो सामाखाली पालनपुर सेक्शन सर ब्लॉक में लगा हुआ है यूएसए। अच्छा, तो ये बहुत ही कम लगे हुए हैं, तो भाई जल्दी जल्दी करता है, जिसको पढ़ना है और कहीं देखना हो, लेकिन नाम सुना होना चाहिए। ये इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट होता है, सबसे पहले के एक्सेल काउंटर्स होते थे, और ये एनालॉग एक्सेल काउंटर होते थे। इनमें जो डिप, जो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आती थी, उसी में कोई चेंजेस नहीं आते थे। इनके जो एम्पलीट्यूड पर डिप आते थे उसको रिडेक्ट करते थे, इनके बहुत सारे फेलियर होते थे। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें एक और था कि ये कहीं पे जैसे लगाते थे तो ट्राली जो चलती थी जिस सेक्शन में, तो ट्राली को भी डिटेक्ट कर लेते थे, या ट्राली से कम फेल हो जाते थे, तो वो ट्रेन के लिए अवेलेबिलिटी रहती नहीं थी। तो इनके लिए ये लगाया गया कि चूंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन मॉनिटर कर सकते थे, तो इनके लिए छोटे छोटे ट्राली प्रोटेक्शन सर्किट इनके सेंसर के पास में लगाए जाते थे, और ट्राली इंसुलेटेड रखी जाती थी कि जब ये आएंगे तो ट्रैक सर्किट फेल नहीं होगा तो काउंटिंग नहीं होगी, जब ट्रैक सर्किट फेल हो तो ही काउंटिंग हो। तो ये एक एक्सेल काउंटर लगाने के लिए 2 अननेसेसरी ट्रैक सर्किट बनाने पड़ते थे। ये कुछ बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं थे, इश्यूज भी थे। ये धीरे धीरे करके पहले एक रिवोल्यूशन की तरह आए थे, लेकिन बाद में ये जो है डिजिटल एक्सेल काउंटर से रिप्लेस हो गए। ये इनको हम स्किप कर देते हैं, जितनी यूनिवर्सल की स्लाइड है, बहुत सारी हिस्ट्री है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। यूनिवर्सल ही चल रहा है अभी, यूनिवर्सल। ये सेंसिंग कैसे होती थी, सिंपलेस्ट रहते थे। अब नए तो बनते भी नहीं, नए लगने का अब नए लग भी नहीं सकते क्योंकि आर्टिफिशियल ने मना कर रखा है। पुराने भी निकल गए होंगे, शायद ही कहीं बचे। कितना यूनिवर्सल है, बहुत सारे यूनिवर्सल लगता है रिसेट वाले बहुत ज्यादा यूनिवर्सल पढ़ाते हैं। डिजिटल शुरू हुआ, मतलब पीछे लेते हैं। ठीक है, डिजिटल उसके बाद डिजिटल एक्सेल काउंटर आ गया। डिजिटल एक्सेल काउंटर में भी शुरू में सेल वगैरह के आए थे, उसमें 2 टाइप के रहते थे, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले रहते थे और एक जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएस के रहते थे। तो जो फ्रीक्वेंसी वाले रहते थे उनमें भी उतने फायदे नहीं थे, लेकिन इसमें डिजिटल में सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि इसमें ट्राली प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। वो इसलिए जरूरत नहीं है कि इसमें ये डिजिटल वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें अलग अलग व्हील को के लिए डिप अलग अलग एडजस्ट कर देते हैं, जिससे कि वो ट्राली नलीफाई हो जाती है, उससे कोई इंसुलेटेड ट्राली की या ऐसा कोई या ट्रैक सर्किट की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी सिंप्लिसिटी इसमें हो गई थी। तो डिजिटल में कोई भी ट्राली चले, ट्राली से फेल नहीं होता है, इंसुलेटेड हो या ना हो। ये सबसे पहला सेल का था, सेल का इस टाइप में कुछ दिखता है, इसके छोटे कार्ड्स हैं, ये एक सेक्शन के लिए बना था, इसको बोलते हैं एसएचडीएसी। डिजिटल में भी 2 टाइप के रहते हैं, एक एसएचडीएसी या एमएसडीएसी। एक ही इक्विपमेंट से एक सेक्शन या मैक्सिमम 2 ऐसा कुछ फीचर रहते हैं अलग अलग एक्सेल काउंटर में, उसमें अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको एसएचडीएसी बोलते हैं, सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। अगर एक ही प्रोसेसर से, एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे सेक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं कंबाइंडली, तो उसको
MSDAC बोलते हैं। उसका फायदा ये है कि साइड पे जो सेंसर्स हैं वो N+1 ही लगते हैं। अगर 10 ट्रैक मॉनिटर करना और एक ही लाइन में है तो फिर 11 DP से काम चल जाएगा। आपस में एक ही जगह आता है, कम्युनिकेशन के तो पूरे रहते हैं। ये सेल का है एक्सेल काउंटर। ये बहुत सारे एड्रेस सेटिंग, ये काफी पीछे आगे इन्होंने दिखाया है, DP दिखाया है। और सेल का बहुत ज्यादा SSDAC है और MSDAC भी इनका आया, लेकिन PSU कंपनी है, इसका बहुत अच्छा चलता नहीं है। जो ज्यादा मशहूर एक्सेल काउंटर्स हैं वो यूनिवर्सल फिर आ गया। ये उसी के हैं सारे SSDAC के। अगला में एक देख लेते हैं। इसमें एरर कोड वगैरह सब रहती है। सिंगल सेक्शन एक्सेल काउंटर ये एल्डाइन में है। एल्डाइन के सिंगल सेक्शन भी है और मल्टी सेक्शन भी है। एल्डाइन वाले उसे कई नाम हैं। एजर एलएस बोलते हैं, इसको यहाँ पे इंडिया में एल्डाइन बोलते हैं, या अल्काटेल बोलते हैं, खेल्स भी इसी को बोलते हैं। तो ये सब एक ही कंपनी के ओरिजिन है, अलग अलग ब्रांड के थ्रू आते रहते हैं। इनका जो आउटडोर रहता है, जो DP बोलते हैं, मशरूम हेड बोलते हैं, वो MSDAC और SSDAC में ऑलमोस्ट सेम जैसा ही रहता है। और इंडोर इक्विपमेंट्स अलग अलग रहते हैं, थोड़ा सा अलग डिफर दिखते हैं। ये साइड पे जो DP लगा रहता है, ये सीमेंस का है, इस टाइप का रहता है। सिंगल एल्डाइन का है, लेकिन फोटो अलग लगा है, गलत लगा है। एल्डाइन में जो फोटो अगर आगे इन्होंने लगाया होगा, या इस टाइप का देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लिखा है ना, येलो कलर का रखा है, ये नॉर्मली ब्लैक रहता है। इस टाइप से अंदर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है, जिसमें एक एनालॉग डिजिटल कार्ड रहता है, जिसमें एनालॉग कार्ड से फ्रीक्वेंसी और कम्युनिकेशन सेट कर, ट्रांसमिशन सेट करते हैं, और डिजिटल कार्ड से कम्युनिकेशन और कोडिंग सेट होती है। इसका एक प्रोसीजर है और इसी एक टूल किट होती है, उसके हिसाब से इसको किट होती है, उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। DP एडजस्टमेंट बहुत SK1 SK2 जो सेंसर रहते हैं। और जो भी एक्सेल काउंटर होते हैं उसका आप देखो सिंबल में भी देखो, एनालॉग एक्सेल काउंटर को लाइन के क्रॉस लगाते थे, अभी इनको जो साइड के पैरेलल लगाते हैं, क्योंकि पहले शुरू में जब एनालॉग आया था तो एक रेल पर रहता था, एक दूसरी रेल पर रहता था। अभी दोनों एक ही रेल पर रहते हैं और एक ही असेंबली में आ जाते हैं, एक साथ लगे रहते हैं। पहले थोड़ा गैप लगता था, तरह तरह के डेवलपमेंट हुआ, अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो होगा। अच्छा, दो क्यों लगाते हैं? एंट्री या एग्जिट में दो रिसीवर हमेशा रहते हैं। दो की जरूरत क्या है काउंटिंग के लिए? तो एक ही सेंसर काफी था। डायरेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, कोई बताया कि डायरेक्शन, क्योंकि हमें जो है वो इन है या आउट है, एक्सेल निकल रहा है, एक्सेल आ रहा है, वो पता करने के लिए डायरेक्शन कैसे पता लगेगा? दो लगाते हैं, जिससे कि कौन पहले एक्चुएट होगा उसके हिसाब से पता चल जाता है कि सेक्शन में इन हो रहा है या सेक्शन से आउट हो रहा है। ये डायरेक्शनलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। MSDAC पे जब कंटिन्यूअस सेक्शन लगे रहते हैं तो एक के लिए एक ट्रैक सर्किट से जब कोई चीज आउट होती है तो दूसरे सेक्शन में इन होती है। तो सेम जो सिग्नल है जब अंदर प्रोसेसिंग के लिए जाता है तो वहां पे हमें डिफाइन करना पड़ता है दिस इज इन या आउट। और इसमें अच्छी बात यह है कि कोई भी एक लाइन के लिए हम उसको प्रोसेस कर देते हैं तो रिवर्स के लिए खुद ब खुद चलने लगती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शनलिटी के दो लगाते हैं और इनकी एक सिटिंग भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक कोई बताएगा रतलाम डिवीजन, अगर रेल हम चेंज कर दें, मान लें लेफ्ट रेल पे लगा था ट्रेन डायरेक्शन के और राइट रेल पे चेंज कर दें ड्यू टू एनी रीजन, कर्व है या वो, तो क्या डायरेक्शनलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? रतलाम से कोई टेलीकॉम का? रतलाम से है ही नहीं कोई क्या? अच्छा चलो, एनीबडी, अगर हम लेफ्ट से निकाल के राइट रेल में चेंज कर दे, अगर उसके फेलर हो रहे हैं, कई बार OEM बोलते हैं भाई उसकी रेल चेंज कर दो, इधर से निकाल के उधर लगा दो, तो उससे उसकी जिसको DP में जो कनेक्ट करेंगे तो उसको वहाँ पे SK1 SK2 लिखा रहता है, उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करना पड़ेगा बस। मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाता है? हाँ, हो जाता है। हाँ, मतलब अगर हम एक रेल से दूसरी तरफ जाएंगे तो एक्चुअली सेम डायरेक्शन में रेल बदलने करने से कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन डायरेक्शन इसलिए चेंज हो जाता है कि हमारा हमेशा जो है हमारा जो RX साइड रहता है वो इनर साइड में रहता है, रेल के अंदर रहता है, फ्लैंज के नजदीक रहता है। जब हम दूसरी रेल पे ले जाएंगे, अगर हम उसको सीधा सीधा शिफ्ट करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन चूंकि वहां पे जाके हम फिर उल्टा करेंगे क्योंकि हमें इनर साइड में RX साइड लाना है, दैट्स वाई हमारा उसका डायरेक्शन जो SK1 SK2 आपस में चेंज हो गए। तो हमने जब उधर से उधर ले गए, सिंपली लेटरल शिफ्ट नहीं किया, हमने उसको टर्न भी कर दिया, तो उसको करेक्टिव एक्शन की जरूरत पड़ती है।
तो वो एल्डाइन में तो SK1 SK2 से कर सकते हो। सीमेंस में मोस्टली बिलिया बोर्ड रहता है, उसके अंदर इस टाइप की सेटिंग रहती है जिससे आप कर सकते हो। ये भी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी सिंगल सेक्शन चल रही है, तो कोई ये इस टाइप का सेंसर जो है बड़ा अच्छा फोटो है, ये एल्डाइन का है। और इसमें जो गोल वाला ट्यूब जैसे लिखे हुए हैं ये TX साइड रहते हैं, 2 TX और 2 RX रहते हैं, और जो ये स्क्वायर टाइप के दिख रहे हैं वो RX साइड है। और स्लीपर से भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो ट्रांसमीटर है आउटर साइड है, और इनर साइड में या फ्लैंज जहां से गुजरता है तो सेंसर RX साइड में रखते हैं उसको। ये सभी एक्सेल काउंटर का ये कॉमन चीज है, एक्सेप्ट फ्रॉशर का बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान दे दो कि जो सारे MSDAC के कॉन्सेप्ट वर्किंग प्रिंसिपल सेम है एक्सेप्ट फ्रॉशर का बिल्कुल ही अलग प्रिंसिपल है। अभी फ्रॉशर आएगा तो मैं बताता हूँ, इसमें शायद होगा भी नहीं। तो इस टाइप का रहता है। आप लोगों ने 30 किलोहर्ट्ज 29 किलोहर्ट्ज बहुत सारे सेटिंग की होगी एल्डाइन में। इस टाइप की फोटो रहती है, कलरफुल कार्ड्स रहते हैं, आउटडोर के इंडोर के भी रहते हैं। MSDAC आगे आएगा तो वो भी देख लेना। आधी भी स्लाइड नहीं हुई। सिंगल सेक्शन अगला कौन सा है, बैक साइड है। तो डीप में इसमें भी देखो ये साइड पे जो है डीप स्विचेस रहते हैं जिससे एड्रेस सेट कर देते हैं। तो एक DP का यूनिक एड्रेस रहता है, एक जहां से काउंट आ रहा है वहीं से काउंट आएगा, ये वहां पे सेट किया रहता है, इसको छेड़ना नहीं है। अगर एक सिंगल सेक्शन है तो उसमें एक दूसरे का कोई भी यूनिक रख के चल जाता है, लेकिन मल्टी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिंगल सेक्शन मल्टी सेक्शन, ये हाँ ये देखिए एक बीच में जो किट आई थी ना, ये किट रहती है, इसमें मीटर लगा रहता है और इसमें फिल्टर वगैरह लगे रहते हैं। उसमें सीधा का सीधे हम उससे इंटरफेस कर सकते हैं, इसी से सेटिंग करते हैं। एल्डाइन खत्म हो गया। जीजी ट्रायनिक्स वेस्टर्न रेलवे में शायद कम ही लगा है, कहीं लगा है कोई जो भावनगर राजकोट में कहीं है शायद ना, बड़ौदा में भी लगा है सर। कहाँ पे? बड़ौदा में छायापुरी पिलोर और गोधरा खरसालिया। लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन होगी शायद, ज्यादा नहीं है। हाँ, तो एक जीडी ट्रायनिक्स भी होता है, वो एक टाइप है, इसलिए ज्यादा किसी टाइप पे पहले तो इधर थे सुरेंद्रनगर में निकाल दिया ना। तो मतलब आप अगर एनालॉग की बात करोगे तो एनालॉग सिर्फ जो है वो दो ही कंपनी बनाती थी शायद, एक सेल और एक कोई और थी, मैं नाम भूल गया। वो PSU कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी कोई बनाती थी। और इसमें डिजिटल में जो बनाते हैं, जो ये डिजिटल के प्रिंसिपल पे चलती है, जो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग रहती है जिसमें, और डिजिटल है, वो एल्डाइन होने दो या कोई भी होने दो, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है एक्सेप्ट फ्रॉशर। तो जो इंडियन रेलवे में चल रहे हैं सबसे ज्यादा चलते हैं सीमेंस के और एल्डाइन के। इसके अलावा भी ये जीजी ट्रॉनिक्स है या एक तो और होंगे, वो उतने यूज में नहीं है। और ये सेल का भी डिजिटल भी है, SS भी है, MS भी है। जीजी ट्रॉनिक्स अच्छा भी नहीं है सर, बेकार है। हाँ बेकार ही है इसका। सीमेंस या एल्डाइन सबसे अच्छा है। सीमेंस से एल्डाइन ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और ये मुंबई सफर में वही सारे लगे, अभी फ्रॉशर लगा है, SS तो लगाते भी नहीं है। SS मतलब सेल का। ये इसको निकाल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको सबका मोस्टली एक ही प्रिंसिपल रहता है, तो अलग अलग मेक में थोड़ा बहुत चूंकि अलग अलग डेवलप में उनके कार्ड अलग होंगे, लेकिन सारा फंक्शन एक ही होगा फाइनली। ये भी आप लोग रिसेट वगैरह जाओगे तो ये फिजिकली देख सकते हो। अभी मैं बात कर रहा था, मुझे बहुत याद नहीं आता। अभी जो फेस शिफ्ट वाला रहता है, अभी जो जितने डिजिटल सिस्टम काउंटर है एक्सेप्ट फ्रॉशर, उसमें जब व्हील आता है तो उसका जो फेस शिफ्ट होता है, इसलिए इसमें गलतियां एरर कम आती है, क्योंकि एक व्हील आता है तो उसका जो डिप का फेस शिफ्ट हो जाता है, मतलब जो है वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। तो वो उसमें एरर होने के वो डिजिटल टाइप का हो गया, क्योंकि आइदर है या तो नहीं है, या व्हील है या तो नहीं है। तो वो उस और एम्पलीट्यूड में क्या होता था, कभी कम एम्पलीट्यूड कम हुआ तो हमें कट ऑफ लगाना पड़ता था, या नॉइज आ गई। तो इसमें थोड़ी बहुत नॉइज से फर्क नहीं पड़ता, अनलेस कि उसकी पोलैरिटी चेंज ना हो। और व्हील से एक प्रॉपर साइज के व्हील ही में कैपेबिलिटी होती है कि उसकी पोलैरिटी चेंज कर सके। छोटे व्हील थोड़ा बहुत डिप करते हैं लेकिन उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करते, इसलिए वो उसमें जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एनालॉग ट्रांसमिशन सब्जेक्ट टू नॉइज होता है, उसमें कुछ भी मॉड्यूलेट हो जाएगा।
लेकिन डिजिटल में अगर 0 का 1 या 1 का 0 जब तक करप्ट नहीं होगा, थोड़ी बहुत लिमिट में रहेगा, अगर 1 में थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होगा तो 1 ही रहने वाला है रिसीविंग एंड पे, या 0 में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ तो 0 ही रहने वाला है, तब तक कोई करप्ट उसमें एरर नहीं आती। लेकिन अगर 0 1 में चेंज हो गया तो वो डाटा करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये ज्यादा इम्यून रहता है डिजिटल, इसलिए डिजिटल बोलते हैं, इसमें फेस शिफ्ट रहता है पूरा का पूरा। और ये टाली प्रोटेक्शन के लिए भी इसकी एडजस्टमेंट भी ऐसा करते हैं कि टाली कभी भी फेस शिफ्ट ना कर पाए। इसलिए एल्डायर में देखा होगा आपने, उसमें जो दोनों में डमी व्हील के साथ में एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं रखते, वो थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, जिससे कि जब वो उसके ऊपर व्हील आए तो वो शिफ्ट ना कर पाए। ये फेल डिटेक्टर के कार्ड रहते हैं, ये सब में वही रहता है। आप चाहे तो ये किसी भी मेज का ले लो। ये रीसेट है इनका सेल का, रीसेट करने का अलग अलग प्रोसीजर है। और जब ब्लॉक में लगता है या कहीं मिड सेक्शन में लगता है तो उनके लिए अलग प्रोपरेशन फीचर रहते हैं, और मास्टर को रीसेट करना चाहिए। लेकिन जब पैरेलल में, अभी बहुत सारे जो है पैरेलल में लग रहे हैं, जब पैरेलल में लगते हैं मल्टी सेक्शन, खाली पूरे पूरे यार्ड में टैक्स सर्किट के पैरेलल में लगा देते हैं, तो अभी तक वेस्टर्न रेलवे में मास्टरों ने लिया नहीं है इसको। वो बोलते हैं कि हमें तो ट्रैक सर्किट एक पिकअप है या फेल है, उससे मतलब है, आप दो तरीके से कर रहे हो या आप जानो। तो ये अभी एसएनटी के हाथ में ही है रीसेट करना, भले मास्टर रूम में हमने लगा रखा है, और इसमें भी ऑटो रीसेटिंग। और अभी तो एक लेटेस्ट ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, अभी पहले ऑटो रीसेटिंग सिर्फ स्टेट में करते थे, पॉलिसी ऐसे दिया था, अभी डाइवर्जन में भी दे दिया है। अभी लेटेस्ट इसी महीने की पॉलिसी है, देख लेना। तो इस टाइप का ये एल्डाइन का एक मल्टी सेक्शन का दिखाया हुआ है। ये बाहर जो है वैसे ही रहता है, सेंसर वैसे ही रहता है, अंदर का चेंज है। अंदर के बहुत सारे कार्ड को सपोर्ट करता है, इसमें सीरियल पैरेलल ऐसे कार्ड लगे रहते हैं। और एक बताया ना, जैसे ट्रैक सर्किट अगर स्टेट में मॉनिटर करना है तो N+1 से अगर 10 ट्रैक करना है तो 11 डीपीसी काम चल जाता है। अदरवाइज हर स्टेट ट्रैक में भी दो लगते थे SSDSC में। यहाँ पे शेयरिंग पैरेलल अलग अलग जितने हिसाब से आते हैं। ये इसका डिटेल में देख लेना, इसका सेंसर वैसे ही है, इसकी भी वही किट, सेम किट से सेटिंग करते हैं। आउटडोर तो हार्डवेयर सेम ही रहता है, इंडोर का चेंज रहता है। ये आपने पहले भी देखा था, सेम टाइप का। इसमें एक PDCU भी लगता है, जो क्योंकि जो मशरूम हेड है उसको पावर चाहिए होती है। पावर चाहिए होती है तो एक तो तरीका है कि लोकली हम उसको पावर दें, लेकिन इसमें एक फीचर ये भी रहता है कि जब ट्रांसमिशन के लिए जा रहा होता है सप्लाई, एक तो ये है कि जिससे हम वायर से ट्रांसमिट करते हैं ना, उसी वायर से वापस भी आता है। तो दो चीजें, क्योंकि डिजिटल मीडियम है, अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी एक ही वायर पर चल सकती है तो चल जाती है, उसी से हम ट्रांसमिट करते हैं, उसी वायर से रिसीव करते हैं। एक तो ये डोलिंग हो ही रही थी, इसके अलावा पावर भी उसी के ऊपर डाल देते हैं। तो PDCU लगाते हैं, पावर डाटा कपलिंग यूनिट लगा देते हैं, तो DC सप्लाई 60 वोल्ट उसमें देते हैं, और साइड पे चूंकि 24 चाहिए होती है तो स्टेप डाउन करके वहां पे कितना भी ड्रॉप होने दो, उसको 24 वोल्ट तो मिल ही जाती है। तो एक पेयर वायर पे एक DP पूरा चलता है। ये भी एक इसका एडवांटेज है कि एक ही पेयर पे पूरा का पूरा मतलब ट्रांस भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, वो भी कई चैनल। मतलब ट्रांस में तो एक ही चल जाता है, वहां पे बाइफरकेट होता है, और रिसीव में दो चैनल सेपरेटली आते हैं, और पावर
भी उसके ऊपर चलती रहती है। तो पीडीसीओ अगर कोई पूछे तो ये पावर को भेजने के लिए कपल करते हैं। ये इस टाइप का दिखता है और ये लूपिंग लूपिंग करके, क्योंकि पावर तो सेम रहती है, सेम वही चीज जो एसएस में है उसमें भी है। नेक्स्ट क्या है, ये सीमेंस का है, इसकी शक्ल देख लो, सेम एल्डाइन जैसा ही इसके भी फंक्शन है। इसमें यह है कि बड़े यूनिट बना के अभी तक जो आ रहे हैं वो मैक्सिमम 5 सेंसर के साथ में आते हैं। 5 सेंसर के साथ में मैक्सिमम 4 डीपी कनेक्ट कर सकते हो, 4 की ही कैपेबिलिटी, मतलब 4 ट्रैक सर्किट मैक्सिमम इससे लगा सकते हो अगर स्टेट में है तो भी, और मैक्सिमम इसमें 5 डीपीस को इंटरफेस कर सकते हैं। तो इस टाइप की, और इससे ज्यादा चाहिए तो इसके यूनिट बढ़ाते जाओ। ये दिखने में कुछ कुछ सीमेंस एफटीसी जैसे ही दिखता है, उसी साइज पे उसी रैक पे लग भी जाता है। अब इसका भी बहुत सारा मैनुअल है। आप एक एक ओईएम पे मैनुअल में जाएंगे तो 4-5 मैनुअल होते हैं। इरेक्शन मैनुअल अलग है, कमीशनिंग अलग है, और मेंटेनेंस मैनुअल अलग रहेगा। बहुत सारा डाटा है, तो ये फटाफट आगे चलते हैं। सीमेंस एमएसडीएसी भी है इसमें। देखो ये कार्ड के जो नाम होते हैं ना, ये डुअल चैनल है एक्चुअली। लास्ट में आप देख रहे होगे पावर सप्लाई है, स्ट्रीम राइट में पावर सप्लाई है, उसके बाद जो वेस्पा वेस्पा 5 लिखे हैं, ये एक एक डीपी को इंटरफेस करते हैं। और उसके बाद जो है 3-3 के सेट है, वीएयू, एसटीयू और बिलिया। ये 3-3 के 2 सेट, क्योंकि 2 आउट ऑफ 2 है तो 2 जगह प्रोसेस होता है, इसलिए 2 रहते हैं। अब बाकी एक साइड में सबसे साइरस कार्ड है, वो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। उसमें दो चैनल चल सकते हैं। तो डुअल प्रोसेसिंग होने की वजह से 2 सेट ऑफ प्रोसेसर लगते हैं, और एक प्रोसेसर में 3 कार्ड रखते हैं, वीएयू, एसटीयू और बिलिया। इनके 2 सेट लगते हैं, और डीपी के लिए 5। और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, वो लोग पढ़ लेना। ये बचा क्या है, ये हो गया। अभी एक फ्लॉशर बचा हुआ है, जो कि इसमें रिसेट के उसमें नहीं है। मैं जल्दी से उसको भी दिखा देता हूँ। अभी स्क्रीन पे कुछ आ रहा है क्या? एनीबॉडी? नहीं सर, अभी नहीं सर, कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा है। शेयर नहीं हो रहा सर। बस बस 1 सेकंड करता हूँ।
अभी आया होगा कुछ, एनीबॉडी? आया सर। ना, हाँ, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, 12:30 ऐसे ही हो गया। फ्रॉशर का देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। साइज छोटा है ना, ये फ्रॉशर का रहता है, इसमें एक फर्क रहता है, इसमें एक ही मॉड्यूल रहता है जो रेल में लगता है और इनर साइड में लग जाता है, इसमें दूसरे साइड में कुछ भी नहीं रहता है, और ये इसके क्लैम के ऊपर फिट हो जाता है, होल करने की भी जरूरत नहीं है, चाहो तो होल वाला भी असेंबली है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल टोटली डिफरेंट है। कोई बता सकता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल? पहले के डिजिटल एनालॉग की तो बात ही छोड़ दो, बाकी जो फेज शिफ्ट वाले हैं उनसे ये क्या है, या इसकी टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? राजीव गया क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन सर। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं देखो, अभी जो इसका कॉयल दिख रही है, दो साइड में कॉयल है, एक बड़ी सी कॉयल है, और इसमें एक ही असेंबली रहती है, और ये जो हमने बोलता था डायरेक्शन के लिए दो चाहिए, वो भी इसी एक ही से अचीव हो जाते हैं, और एक ही साइड में रहते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर सभी एक ही इंक्लोजर के उसमें रहते हैं, और एक तरफ ही फिट कर देते हैं क्लैम्प से। इसको ये कोई एसी टाइप का वो नहीं है, ये एसी नहीं है, इसमें फेज शिफ्ट करते थे वो, ये सारे के सारे एसी थे, उसमें एक कोई फ्रीक्वेंसी हम फीड करते थे, 29 किलोहर्ट्ज या 30 किलोहर्ट्ज या अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो भी होती थी, उस टाइप का जो फीचर आप जो देखते थे कि वही ट्रांसमीटर में एक फ्रीक्वेंसी फीड करते थे, और वही एक ट्रांसमीटर से दो पार्ट कर लेते थे, दो कॉइल के सीरीज में लगा के दो पार्ट कर देते थे, दो रिसीवर में इंड्यूस वोल्टेज आता था, और एसी में चूंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, तो ये सीधी सी बात है, उसमें आ जाते हैं, वो बात समझ में आती थी। लेकिन यहाँ पे जो हम इसको फीड करते हैं वो सिंपली डीसी करते हैं, इसको जो 24 वोल्ट डीसी जाती है और कुछ नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं जाती, लेकिन इसको इसलिए इसका नाम ही है डीसी सेंसिंग। अभी हुआ क्या है कि पहले कोई एज्यूम भी नहीं कर सकता था कि डीसी से भी कोई चीज सेंस कर सकते हैं, इसको वहां लगाते हैं, एक फिक्स करंट इसके अंदर बहती है, रेल के साथ में जब लगाते हैं तो रेल की वजह से इसमें जो परमेबिलिटी में चेंजेस आते हैं वो इसमें उसके हिसाब से इसका ये फीडबैक होके सिस्टम, क्योंकि प्रोसेसर कंट्रोल रहता है, वो समझ जाता है कि ये रेल में लगा हुआ है, और डीसी जाती रहती है, सिंपली दो इसके दो कॉइल जो सिस1 सिस2 लिखे हुए हैं वो कपल होते हैं, एक जो डीसी जाएगी तो बड़ी कॉइल में सप्लाई जाएगी तो एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में दो कॉइल रहेंगी, तो दो कॉइल के बीच में इंड्यूस वोल्टेज होता है, वो भी फिक्स रहता है, वो जो डिप है वो अलग, वो चूंकि वो फ्रीक्वेंसी में रहता है, वो वापस आके उसी लाइन पे अलग लाइन पे आते हैं, उसको पावर सप्लाई की अलग रहती है और इनकी अलग रहती है, ये दो जो आते हैं कॉमन निगेटिव लेके 4 वायर का सिस्टम रहता है, उनको सेंस करता है यहाँ पे सिस्टम। अभी हुआ क्या, ये पॉसिबल इसलिए हुआ कि आज के प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग है, वो छोटे छोटे वोल्टेज के डिप को भी पकड़ लेते, तो ये नॉर्मली जब रेल के साथ में लगा हुआ है, कोई व्हील नहीं है, तो इसके अंदर बैलेंसिंग रहती है, इनका एक जो भी वोल्टेज होता है वो थ्रेशोल्ड लिमिट पे सिस्टम को पता रहता है कि भाई बिना वोल्टेज के इतना है, और जब व्हील इसके ऊपर से आता है तो इसके जब दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो एक में पहले कम होता है फिर दूसरे में बाद में कम होता है, डिप आते हैं, वो जो डिप आते हैं व्हील आने की वजह से बीच में रेल इसके नजदीक में आने की वजह से आसपास की जो फील्ड है, जो लूप बन रहा है, वो उसमें थोड़ी सी बाधा आती है, डिस्टर्बेंस आता है, उसकी वजह से वो वोल्टेज के डिप आते हैं, वो डिप को सेंस करता है, तो दो डिप एक व्हील पे दो डिप आते हैं, किसमें पहले आया किसमें बाद में आया, उसकी बेसिस पर डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। तो इसका ठीक है, इसमें वीडियो बहुत सारे हैं, मैंने जो ये ड्राइव का लिंक शेयर किया है उसमें बहुत सारा मटेरियल है, आप लोग देखो, इवन उसमें रील चला के भी एक वीडियो भी है, वही मजेदार वीडियो है, और इसके सेटिंग वगैरह टोटली डिफरेंट है, ये अलग टाइप का एक्सेल काउंटर है, इसमें इसका सिस्टम ही मतलब सेंसिंग प्रिंसिपल ही अलग है, और इसका क्लैम्प रहता है, असेंबली रहती थी, ये मोटा मोटा तो आप देख लो, डिटेल पढ़ना है इसकी भी कई मैनुअल होते हैं, जो अभी का वर्जन चल रहा है उसमें ये रहता है, इसमें थोड़ा सा हमने दिया है, बाकी बहुत सारा वीडियो भी है,
तो वो वीडियो भी चला के देख लेना आप लोग, सेंसिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले अभी जो अपना टारगेट था 5 मिनट लेट हो गया, मैं 12:30 तक सोचा था। अभी जो आधा घंटा या सवा घंटा बचा है उसका अभी आप यूज करो। ये सब हमने बताया, ये तो एक फॉर्मेलिटी थी। एग्जैक्टली अभी एक तरफ से सभी अभी सारे के सारे एक्सेल काउंटर्स, मतलब हम आज का सेशन जो है टीवीडीएस का है, ट्रेन वैकेंसी डिटेक्शन डिवाइसेस, जब ट्रेन है या नहीं है उसके लिए सारा काम हो रहा है। उसके लिए हमें ट्रैक सर्किट लगाए, उसी के लिए डीएससी लगाए। और ट्रैक सर्किट में बहुत सारे टाइप है, डीएससी भी बहुत सारे टाइप है, लेकिन सबका पर्पज ट्रेन किसी पोर्शन ऑफ ट्रैक में ट्रेन है या नहीं है इतना ही पता लगाना है। तो इसके बेसिस पे जो जो डाउट है, कोई भी डाउट होने दो, कुछ शर्माने की जरूरत नहीं, कोई भी सीधी डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई हेजिटेट होने की जरूरत नहीं। तो जैसा पिछले शुरू किया था, सबसे पहले भावनगर डिवीजन में जो टेलीकॉम साइड के हैं वो बताएं, उनका कोई डाउट है जितना भी हुआ है, ट्रैक सर्किट का होने दो, एक्सेल काउंटर का होने दो, या व्हाटएवर अलग फील्ड का भी होगा तो भी चलेगा। कोई डाउट इसको चाहते हो कि क्लियर हो जाए, आपने पढ़ा होगा, सेल्फ स्टडी की होगी कि उससे ही काम होने वाला है। ये सेशन तो इसलिए है कि आपको पढ़ने से भी जो चीजें क्लियर नहीं होती उनके बारे में। हाँ, विनोद चौहान बताए। भावनगर से कोई नहीं है? भावनगर सिग्नल से कोई? तो भावनगर छोड़ देते, भावनगर से कुछ है ही नहीं कोई। क्यों श्रीवास्तव, भावनगर से कोई पार्टिसिपेंट नहीं है? है सर, है। कितने होंगे भावनगर से? 10-12? हाँ सर, भावनगर से बोल रहा हूँ सर। हाँ, नाम बताए प्लीज। रविकेश मीना। यस सर, रविकेश मीना। रविकेश मीना, जेई सिग्नल टेलीकॉम। तो आप? नहीं सर, जेई सिग्नल टेक्निकल। टेक्निकल है, अच्छा अच्छा, तो आप तो सिग्नल साइड से ही है। यस सर। ट्रेन वैकेंसी डिटेक्शन डिवाइसेस बहुत बड़ी फील्ड है, क्योंकि एसेंशियल इंटरलॉकिंग के हिसाब से एक बड़ा सा काम यही लोग करते हैं। अगले सिग्नल तक, उससे एडिक्वेट डिस्टेंस आगे तक कोई ट्रेन नहीं होनी चाहिए, तो वो पता लगाने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो यही है। इसमें आपको कोई डाउट है जो चाहते हो कि किसी से क्लियर करें? बड़ा फोरम है, आपस में ही बहुत से लोग, कोई ना किसी को पता होता है। मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा। एनी डाउट? नहीं? ठीक है, तो भावनगर छोड़ दे। ठीक है, राजकोट डिवीजन में पहले टेलीकॉम वाला कोई है क्या? उसको अगर कोई डाउट है तो पहले बताए। राजकोट डिवीजन टेलीकॉम। लंच टाइम हो गया, सब चले गए। पार्टिसिपेंट बचे भी है कि नहीं? हाँ, अभी है तो 59 है सब। ठीक है, राजकोट डिवीजन में एनी सिग्नल टेलीकॉम कोई एनीबडी कोई कुछ पूछना चाहता है तो क्लियर करो, आपका भी फायदा होगा, बाकी सब लोग का भी फायदा होगा। क्योंकि ऐसे जब रेफरेंस ही नहीं आएगा तो हमें भी याद नहीं रहेगा कि क्या चीज बोलनी है क्या नहीं। एनीबडी? राजकोट डिवीजन? सर एक क्वेश्चन था, ये वाउचर का जो सेंसर लगाया लाइन पे अपन ने, इसका अगर पोजीशन अगर मान लो किसी ने शिफ्ट कर दिया, मान लो बाय चांस एएफटीसी भी लगाया पैदल में, राजू तो बाद में पड़ेगा क्या सर? तेरा नंबर अभी आया नहीं, आएगा। अभी राजकोट डिवीजन से कोई पूछना चाहता है कुछ? राजकोट से कोई नहीं, ठीक है। चलो, अहमदाबाद डिवीजन में टेलीकॉम से कोई है? जो भी कुछ भी पूछो, आपका भी फायदा होगा, सब बाकी सब लोगों का फायदा होगा। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि पूछना क्या है, तो उनको भी पता लग जाएगा कि ऐसा भी कुछ होता है। अहमदाबाद, एनीबडी फ्रॉम अहमदाबाद? हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही। रवि सर एक बात बताइए, आपने जैसे बताया था कि एक रेल मतलब रेल में चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं अगर, हाँ, तो हाँ। क्या करने पड़ते हैं चेंजेस? मतलब जरूरी है चेंजेस, और होते हैं तो क्या करने पड़ते हैं? हाँ हाँ, आप क्या कौन सा टाइप का वो आप मेंटेन कर रहे हो? सेल एसएस डेक है, सेल का एसएस डेक है। सेल के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि उसकी वायरिंग अलग रहती है।
आएगा सर, कोई दूसरा CM कोई में भी अगर हाँ दूसरा ठीक है, कोई इन जनरल आप देखिए इन जनरल कोई भी एक्सेल काउंटर होने दो, एक्सेप्ट फ्राशर छोड़ दो, वो अलग ही टेक्नोलॉजी है, डीसी सेंसिंग है। आप जब उसको एक रेल पे लगाते हो, पहले क्या होता था शुरू में जब एक्सेल काउंटर आया था तो एक रेल पे एक लगता था, दूसरी रेल पे दूसरा लगता था, उनमें आधे मीटर का गैप कर देते। फिर ये हुआ कि यार दोनों एक ही रेल पे लगा दो, दोनों एक ही रेल पे आ गए। दैट्स वाई इसको पहले वो एक्सेल काउंटर बोलते थे, एक्सेल के हिसाब से काउंट करता है। और फिर बाद में दोनों एक ही रेल पे लग गए। और ये इसका सभी सेंसर, चाहे एनालॉग होने दो, डिजिटल होने दो, इस सब में ये होता है कि जो जिसके डिवाइस है, रिसीवर जो है फ्लैंज के नजदीक होना चाहिए। और फ्लैंज चाहे लेफ्ट रेल का हो चाहे राइट रेल का हो, उसमें फ्लैंज किधर रहता है? इनर साइड में रहता है। तो जब फ्लैंज इनर साइड है, तो जब अगर आप एक रेल से दूसरी तरफ ले जाओगे तो आपको उसको 180 डिग्री टर्न करना पड़ेगा आपकी डिवाइस को। 180 डिग्री टर्न कर दिया, जो अगर सेम डायरेक्शन में जो पहले SK1 पढ़ता था, तो अभी SK2 पढ़ने लगेगा। तो अब सिस्टम ये समझेगा जिसको आपने इन प्रोग्राम कर रखा था उसको वो आउट समझने लगेगा, तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी कभी हमें रेल चेंज करने की जरूरत पड़ती है। मान लिया कोई कर्व पे लगी है, तो आउटर कर्व पे लगाते हैं सेंसर, या इनर पे लगाते हैं। मान लिया या कई बार ट्रायल एंड हिट पे होता है क्योंकि ट्रैक जिगजैग होता है, तो समझ में नहीं आता किधर की तरफ लचिंग मूवमेंट हो रहा है। तो एक तरफ अगर फेलर ज्यादा होता है तो हम दूसरी तरफ चेंज करके देख लेते हैं। वो ये भी बोलते हैं चलो ठीक है, आपकी इस साइड में फेलर ज्यादा आ रहे हैं तो चेंज कर लो। तो वंस आपने चेंज किया तो आप सीधा लेटरल शिफ्ट नहीं कर पाओगे। आपको चूंकि सेंसर मींस रिसीवर आपको अंदर साइड में रखना है, इनर फेस पे रखना है, रेल के इनर फेस पे रखना है, फ्लैंज की साइड में रखना है। तो आपको 180 डिग्री सिस्टम को टर्न कर दिया आपने, तो ये आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा। इसलिए जो एल्डाइन है उसमें वहीं पे डीपी में भी SK1 और SK2 अलग अलग टर्मिनल लगे रहते हैं। तो SK1 को 2 को 1 पे अगर आप चेंज कर दोगे तो वो सेम जो प्रोग्रामिंग थी सिस्टम वैसे ही समझेगा कि SK1 पहले एक्टिवेट हो रहा है, अभी उल्टा होकर भी वही एक्टिवेट होगा पहले। और अगर सीमेंस है तो उसमें आप इनसाइड से अंदर बिलिया बोर्ड में जो एक जंपर का डिप स्विच नहीं सर जंपर रहता है, वो जंपर को जो शार्ट करते हैं उससे भी चेंज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। हाँ, साइड से भी शायद उसमें कर पाते पता नहीं, लेकिन वो उसमें मोस्टली बिलिया बोर्ड से करते हैं। तो ये अगर रेल चेंज करोगे तो फेस चेंज हो जाता है, इसलिए जरूरी है। ठीक है, अहमदाबाद में और कोई? सर थोड़ा HADAC के बारे में बता दीजिए थोड़ा। हाँ, बढ़िया। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। देखो, ऐसी चीजें पूछनी चाहिए जिससे सबको फायदा हो। HADAC जो होता है, इसका नाम है हाई अवेलेबिलिटी डिजिटल एक्सेल। ये एक्चुअली कुछ खास अलग नहीं है। हुआ क्या था कि जैसे एक एक्सेल काउंटर लगाते हैं और सिस्टम में जब हम लगा देते हैं तो एक्सेल काउंटर का फेल होता है ब्लॉक में या सब मॉडल जगह पे हमने लगाया, एक ब्लॉक सेक्शन में लगाया, किसी ब्लॉक के साथ में लगाया, और वो अगर फेल होता रहता है तो उससे जो है वो गाड़ियां पायलट होती हैं, इस पर रुल जाती, जो भी है, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो फिर ये हुआ कि हम धीरे धीरे करके हुआ कि एक एक्सेल काउंटर के पैरेलल में दूसरा लगा दिया, तो आइदर वन में से चलता रहा सिस्टम। तो ये एक्चुअली एक्सेल काउंटर के पैरेलल में एक्सेल काउंटर सिस्टम लगे थे। फिर जब कंपनियों को ये पता चला कि भाई अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये लोग दो लगा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम एक ही इनक्लोजर में और एक ही फैसिलिटेट करके सब मिजर करके हम एक ही में लगा देते हैं। तो HADAC एक्चुअली दो एक्सेल काउंटर एक ही इनक्लोजर में होता है जो टोटली इंडिपेंडेंट काम करते हैं। अलग अलग मोड के अलग अलग फेलर होते हैं, तो उसमें सप्लाई से लेके एवरीथिंग अलग अलग रहता है। और उसमें वर्चुअली अंदर देखोगे तो दो एक्सेल काउंटर रहता है, दोनों में से आइदर वन पिकअप से पिकअप रहता है। तो उससे अवेलेबिलिटी, इसलिए उसका नाम रखा, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और सेम टाइम से जब कभी भी पैनल लगाने से अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी सेफ्टी घट जाती है, क्योंकि आप हर सिस्टम के कुछ रॉन्ग साइड फेल होने की थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अवेलेबिलिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अनसेफ भी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी अभी HADAC या इसका HSDAC भी ऐसा कुछ डिफरेंट नाम रहते हैं। HADAC हाई अवेलेबिलिटी है, कुछ मिलता जुलता और नाम रहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। कुछ कंपनियां ये HADAC बनाती हैं कि दो के बजाय हमारा एक ही ले लो, तो उनको दो की कास्ट की बजाय कम कास्ट आती है। अहमदाबाद में और कुछ? बहुत बढ़िया।
रोजड़े जी आपका माइक ऑन है, आपका माइक ऑन है, क्या साइड पे काम कर रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, चलो अहमदाबाद अगर कोई नहीं पूछ रहा तो मैं बड़ौदा पे आ जाता हूँ। बड़ौदा से कोई किसी को कोई डाउट क्लियर करना हो या किसी को बताना भी हो, आप शेयर भी कर सकते हो। कुछ गलत पढ़ाया हो तो बताओ, डिस्कशन हो जाए। सर बड़ौदा से। हाँ बड़ौदा से दयानंद दयानंद धाम। हाँ दयानंद जी बताएं। आप वो वर्कशॉप में थे वही दयानंद जी है ना? नहीं सर। अच्छा अच्छा। मैं हाँ वर्कशॉप यानी टीआरसी में था सर। हाँ हाँ ठीक है बताएं। सर आपने ये टेसर का बताया था, ये जो है मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। हाँ ये मिनिमम मैक्सिमम आप समझ लो क्या रहता है, आपको हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम होना चाहिए। यस इट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ट्रैक मस्ट फेल। इससे ज्यादा में भी फेल हो सकता है, मस्ट फेल होना चाहिए, उसके लिए मैक्सिमम। उससे ज्यादा भी फेल होगा चलेगा नहीं, रेजिस्टेंस तो उससे कम होगा तो फेल होगा ना सर, उससे ज्यादा पे मतलब हम जब ट्रैक सर्किट सेट करते हैं तो हम टीएसआर तो सर ये एक्सेल का जो एक्सेल के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है वो होता है ना सर। अच्छा हाँ आपका डाउट समझ गया। एक्चुअली क्या है कि आप जब सेट करते हो ट्रैक सर्किट फेल सेफ सेटिंग करते हो, ट्रैक सर्किट आप कमीशन करने गए हो, आप समझ लो आउटसाइडर हो, आपने ट्रैक सर्किट बनाया, बोला कि ठीक है ये हमने ट्रैक सर्किट ऐसा बनाया, इसका टीएसआर गारंटेड 0.5 ओम है। तो गारंटेड 0.5 मतलब है 0.5 या इससे ज्यादा पे ये फेल हो जाएगा। 0.5 गारंटेड है, मतलब इसको जो है 0.5 लगाओगे तो ये फेल होगा, इससे ज्यादा पे भी हो सकता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 0.5 लगाया आपने फेल नहीं हुआ 0.4 पे हो रहा है। अगर 0.4 पे फेल हो रहा है तो आप बोलोगे कि ये फेल सेफ सेटिंग नहीं है। तो आप सेटिंग ऐसी कर रहे हो कि देखो हायर रेजिस्टेंस पे फेल हो रहा है, मतलब आप शंट कर रहे हो हायर रेजिस्टेंस, तो अच्छी बात है, अच्छी बात। तो गारंटी किसकी दोगे? हायर की, लेकिन बहुत ज्यादा तो दे भी नहीं सकते। तो ये होता है डीसी ट्रेस सर्किट 0.5 पे मस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये सर मिल रहा है ऐसे बोलते हैं ना, तो 0.5 पे लगाने पे उसे फेल होना चाहिए। अगर 0.6 पे फेल हो रहा है, 1 पे फेल हो रहा है तो अच्छी बात, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई 0.5 पे फेल नहीं हो रहा है, नहीं फेल हो रहा है तो गड़बड़ है, 0.44 हो रहा है तो गड़बड़ है। हालांकि जब एक्चुअल एक्सेल आता है तो उसका रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम होता है। आपको पता होगा कि ये मुंबई सबर्बन में पहले ये एसी ट्रैक सर्किट थे डबल रेल, उनका टीएसआर पटोले जी उनका टीएसआर कितना रहता था? पटोले निकल गया क्या? है इधर है। हाँ हाँ, तो उनका टीएसआर अगर याद हो, हालांकि अब बहुत कम है या नहीं के बराबर है, अगर पुराना तुम्हें याद होगा तो उनका टीएसआर आई थिंक 0.15 ओम रहता था। 0.15 था सर इसका। 0.15 रहता था। तो आप अभी एक्चुअली वो आप टीएसआर वाइज बताओ तो हाँ वो ये 0.5 का टीएसआर फेल ही नहीं होते थे। ये मतलब जब 2 पे भी नहीं फेल होते, 0.15 में भी बहुत दिक्कत होती थी, उनको रगड़ वगड़ के लगाने पड़ते थे तब फेल होते थे। तो वो जो ट्रैक सर्किट गारंटी देता है एफटीसी और डीसी ट्रैक सर्किट पे ये होता है 0.5 पे फेल होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा पे फेल होते हैं तो वेल एंड गुड, इस पे फेल होने चाहिए, इससे कम पे अगर फेल होता है तो नहीं चलेगा। 0.5 एंड एबो पे फेल होना चाहिए, नीचे तो होगा ही। नीचे एक्चुअली जब 0.5 पे फेल हो रहा था, इससे कम लगा हुआ तो नेचुरली फेल होगा, लेकिन वो हमें सेटिंग नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा फर्क है, वो समझो भाई। गाड़ी जो आएगी वो हमेशा इससे 0.5 से कम ही रेजिस्टेंस देगी, मतलब जबरदस्त शंट करेगी। लेकिन अगर आप जो है क्लियर हो गया सर। हाँ हाँ, तो वो एक अच्छा। और कुछ किसी को सवाल? एफटीसी में अलग अलग ट्यून जोन का अलग अलग रहता है, सिर्फ शार्प बाउंड्री नहीं रहती है इसमें, क्योंकि वर्चुअल जॉइंट बनता है तो उसका एकदम शार्प एकदम नहीं बनता है। उसका जो है प्लस माइनस 3 मीटर प्लस माइनस तो रहता ही है हाई फ्रीक्वेंसी में भी, तो 6 मीटर इधर उधर होता रहता है। बड़ौदा से और कोई? अभी है बहुत टाइम है, ये 1:15 बजे तक है ना। चलो बड़ौदा से कोई नहीं है। रतलाम? कोयल जो है, अगर कोई कोयल मतलब खोल देते हैं, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होता है, हाँ हाँ, और अगर इसका टीएसआई अगर खोल कर फेल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नरेंद्र कुमार पवार, कहाँ बड़ौदा से बोल रहे हैं?
हाँ नमस्ते सर। बड़ौदा से? हाँ बड़ौदा डिवीजन से सर। मतलब आप बड़ौदा से सर। हाँ TX RX आपने निकाल दिया तो सिस्टम फेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फेल हो जाता है ना? फेल हो जाता है ना? प्रैक्टिकली आप मतलब कोई मूवमेंट नहीं है सर, आपने जैसे सेपरेट कर दिया, मतलब दूर कर दिया उसको। हाँ तो फेल हो जाता है ना? तो प्रैक्टिकली आपने देखा फेल होता है ना? आप लोग अक्सर इंजीनियरिंग ब्लॉक में खोलते हो ना? हाँ सर, किसी एक एक एक्सेल काउंटर में किसी में नहीं होता है, वो मेरे को पता नहीं था। ऐसे अगर कहीं पता नहीं, सभी में फेल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जब आपका रेल में लगा रहता है और आपका ट्रांसमिशन होता रहता है तो पॉजिटिव प्रूविंग है आपकी एक्सेल में हमेशा हाई वोल्टेज आता रहता है ना, आता रहता है। तो वो आपका जो है TX और RX से मिनिमम आता, अगर वो कट जाएगा, केबल भी कट जाएगा आपका, तो भी फेल हो जाता है, क्योंकि उसको आना पॉजिटिवली साइड से उसको RX कॉइल में इंड्यूस वोल्टेज आते रहना चाहिए। अगर आप खोल देते हो और दूर रख देते हो TX RX दूर, इवन रेल्स अभी जब लगा रहता है आपका स्टैंडर्ड सेंसर रेल के बीच में लगा रहता है, एक फीट दूरी रहती है तो उतना ही आता है। अगर आप खोल दोगे तो जाहिर सी बात है दूर हो जाते हैं दोनों, या बहुत नजदीक हो जाते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करता है तो इनका प्रोसेसर समझ लेता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, तो वो एरर मोड में चले, वो एक्सेल काउंटर फेल में हो जाता है। तो सर नहीं होगा ना पॉसिबल ये? एक सेकंड सर। हाँ वो गया था मैं जरा क्लास ले रहा था, वो गया, भावेश गया। हाँ ऑनलाइन चल रहा है। हाँ मैं एक सेकंड। हाँ वापस शुरू करते, कहाँ पे थे? ये हाँ, अगर हम खोल देते हैं, क्योंकि उसको वोल्टेज आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो फॉल्ट मोड में चला जाता है। इवन सीमेंस के DAC वगैरह में अगर एक्सेल पास होते टाइम में उसको जो है अगर सही से वोल्टेज नहीं मिले तो वो उसमें PAB मोड में चला जाता है कि सिस्टम को पता नहीं चलता है कि एक्चुअली गाड़ी निकल गई या गाड़ी घुस गई, कुछ वो कंफ्यूज होता है। जब भी वो कंफ्यूज होता है, श्योर नहीं होता, तो सिस्टम को सॉफ्टवेयर शटडाउन मोड PAB मोड में चला जाता है। तो ये सेफ्टी फीचर तो इसमें बहुत सारे अचीव किए जाते हैं। ये ना किया जाए तो इतना सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम में चल नहीं सकते। ठीक है, प्रोसेसर में फिर हो पाएगा सर? हाँ ये आपका बड़ा डाउट है। इसमें तो आपने बोला कि भाई दूर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसमें तो एक ही उसमें रहते हैं, एक ही कैबिनेट में रहते हैं। तो उसमें अगर रेल से खोल दे तो बाहर कहीं रख दे, और उसके बाद ट्रेन अगर मान लिया फेल होना चाहिए कि पहले नहीं होना चाहिए, पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमने रेल से खोल के कहीं दूर रख दिया और वो ट्रेन इन हो गई तो उसे पता नहीं चलेगा ना सेंसर को, तो इसलिए फेल होना, अगर हमने रेल से निकाल दिया तो फेल होना चाहिए, रिक्वायरमेंट तो यही है ना। कि मतलब उसको किसी ने निकाल के रख दिया, खोल दिया किसी ने, हाँ तो गाड़ी इन होगी तो पता नहीं चलेगा हमको। हाँ तो ये अनसेफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं ही होता है। क्यों नहीं होता है? आपका डाउट ये होगा कि HU कैसे होता है, दोनों एक ही इनक्लोजर के हैं, इसमें तो सेपरेशन भी नहीं हो रहा। हमारे फ्रोशर नहीं, इसलिए हम करना चाहते हैं। आपका डाउट बराबर है। ये फ्रोशर जब शुरू में बॉम्बे साउथ में लगा था तो हम लोग यही डाउट था कि जंबो ब्लॉक में सब खोल के रख देते हैं, उस टाइम में कोई गाड़ी घुस गई तो सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनक्लोजर तो सेम है। लेकिन होता नहीं है, वो आप खोलोगे तो फेल हो जाता है। अच्छा क्यों हो जाता है, ये सवाल है। एनीबॉडी कोई बताएगा क्यों हो जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। रेल को सेंस करता है। हाँ बहरा जी, ये रेल को क्या सेंस करता है? मतलब वो रेल पे लगा है या कहीं बाहर रखा, उसे कैसे पता चलेगा? उसकी जो
ये जो डीसी सप्लाई से जो एक फ्रीक्वेंसी है कुछ ये लोग जनरेट करके ऐसा कुछ किया है। नहीं, आप काफी नजदीक हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें फ्रीक्वेंसी तो कोई होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो ये अच्छा इसमें नंबर एक तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इन जनरल जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है तो ये बोलेगा फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो इसमें जो दो कॉइल लगा रखी है उसमें इंड्यूस कैसे होता है, और बहुत सारे उससे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो पहले ये इसको अगर हम रेल पे जब लगाते हैं, और इसका ये हमने शुरू में ही जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा दिखाया था, और इसका बहुत सारा मटेरियल इसमें गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग मटेरियल है। अभी इसका दूसरा वर्जन भी आने वाला है, ये जो अभी एग्जिस्टिंग वर्जन है उसके बारे में है, तो उसको थोड़ा पढ़ो ये, क्योंकि नई चीज है, बिल्कुल अलग अप्रोच है बाकी सब एक्सेल काउंटर से। ये डीसी सेंसिंग है। नॉर्मली इसके अंदर जो है 4 वार रहते हैं, तो आप एक टीएक्स समझ लो, टीएक्स में कॉइल में जाता है, अब तो 2 वार कंज्यूम हो गए, और 2 वार आरएक्स को चाहिए, 2 आरएक्स 1 को चाहिए, और 2 2 को चाहिए। तो इसके क्या करते हैं, निगेटिव को कॉमन कर लेते हैं। तो अभी एक बार जो कॉइल का हो गया, एक बार RX1 का हो गया, एक RX2 का हो गया, और एक कॉमन वायर हो गया, तो 4 वायर से लगे रहते हैं। अभी डीसी एक कॉइल में फ्लो हो रही है, तो जब हम स्विच ऑन करेंगे उस टाइम तो थोड़ा सा सड़ जाएगा और थोड़ा सा क्लिक उसमें मिलेगा, जो इंड्यूस वोल्टेज दूसरी बाकी 2 कॉइल में आएगा। लेकिन जब स्टेबल रहेगा, एकदम कुछ नहीं है, एकदम फिट है, कोई वेरिएशन डीसी में नहीं हो रहा है, तो उसमें इंड्यूस वोल्टेज होगा कि नहीं होगा मेहरा जी? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा, लेकिन चेंजेस आते हैं। उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो रहती है, मैग्नेटिक फील्ड तो रहती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 इफेक्ट होते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड तब भी रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जब आपकी डीसी फ्लो हो रही है, तो बस अल्टरनेटिंग नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक वोल्ट से एक फिक्स वोल्टेज जनरेट होता है, और वो बना रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अभी जब अगर आप खोल देते हो, तो चूंकि रेल के साथ में लगा रहता है, तो रेल आपने जब लूप हमने दिखाया था, जैसे वापस देता हूँ पे चली गई क्या? ये इसमें देखो, ये जो सबसे बॉटम में जो बड़ी सा लूप दिख रहा है, वो आप देते हो, ट्रांसमीटर कॉइल है, कॉमन है। उसके बाद जो दूसरा सेकेंडरी में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो 2 कॉइल के होके गुजर रही है। ये जो 2 कॉइलों से गुजरती है, और इसमें मेटल लिखा हुआ है, दैट इज रेल। अब मेटल लिखा हुआ है, तो इसमें इसमें मैक्सिमम कब करंट फ्लो होगी, जब रेल रहती है, तो इसके हिसाब से इसकी सेटिंग रहती है, और जब रेल नहीं रहती है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब ये डिस्टर्ब होता है, तो उस टाइम में सिस्टम इसका प्रोसेसर इतना स्ट्रांग है कि ये सारे चेंजेस को ये पकड़ के वहां पे उसकी प्रोसेसिंग करके समझ जाता है कि ये रेल से अलग होगा। ये बहुत स्मार्ट सिस्टम है। इतना इसकी प्रोसेस, मतलब आउटडोर बहुत सिंपल है, लेकिन इवेल्यूएटर बहुत स्मार्ट है, तो वो समझ जाता है कि ये अभी रेल पे नहीं लगा है, रेल इसकी प्रॉक्सिमिटी में रेल नहीं है, क्योंकि इसके जो पैटर्न देख रहे हो ना, वो चेंज हो जाते हैं, और वो उसको एक्चुअली डीसी एनालाइजर लगा होता है अंदर। वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, ये सिंपल आप म्यूचुअल इंडक्टर से उसको समझ नहीं सकते। डीसी एनालाइजर लगा रहा था, जो वोल्टेज आ रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आए, उससे वो पकड़ लेता है। तो हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। जैसे कि आपने सुना होगा कि पहले ओएफसी जब डालते थे टेलीकॉम वाले, खास करके वो तो बोलते थे इसके कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन, नॉइज, ये वो दुनिया भर का, या कोई और भी कोई प्रेशर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें ये नॉइज फ्री है। लेकिन आज की डेट में इसके एनालाइजर इतने जबरदस्त आ गए कि इसका यूज है बिल्डिंग में क्रैक्स को पकड़ने के लिए। फाइबर लगाते हैं, और फाइबर में जो स्ट्रेस आता है, खिंचाव आता है, या इवन ये जंगल रहते हैं ना, ये रिजर्व पार्क्स रहते हैं, उसमें से कोई एनिमल बाहर गया, हाथी बाहर गया, तो उसमें जो उसके पैर पड़ने से जो प्रेशर आएगा, उसको भी ऑप्टिकल फाइबर सेंस करता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो हम बोलते थे चेंज नहीं होती, तो इतनी कम चेंज होती। इवन आपके रेल में भी ब्रोकन रेल के लिए भी उसको यूज कर रहे हैं। एक लीकी फाइबर लगाते हैं जो ब्रोकन, और ट्रैक के किनारे किनारे दौड़ाते हैं उसको। अगर रेल फ्रैक्चर हो गया तो ट्रेन पास होते टाइम में उसकी आवाज अलग आती है, और उससे उसमें नॉइज घुसता है और उसको सेंस कर लेते हैं।
तो जो चीजें हम बोलते हैं नहीं होती थी, लेकिन अगर हमारा सेंसर जो चीजें हमें हमें जो साउंड सुनाई नहीं देते वो हम कुत्ते को सुनाई देते हैं क्योंकि उसका प्रोसेसर एयर या जो उसकी ऑडियो रेंज है उसकी अलग है। तो इस टाइप से ये डीसी है, इसमें ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होता, लेकिन इन मामूली वेरिएशन को भी सिस्टम पकड़ ले, इसलिए रेल से अगर आप बाहर रखोगे तो ये फेल हो जाता है। और व्हील को कैसे सेंस करता है? जब व्हील आता है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड में जो मेटेलिक पोर्शन है, कभी भी परमिबिलिटी किसकी हाई होगी? वैक्यूम की सबसे ज्यादा हाई होती है। एयर को भी हम वैक्यूम के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो जब एयर रहती है तो ज्यादा रहती है और रेल रखी हुई थोड़ी सी कम होती है, और जब फ्लैंज आ जाता है तो और कम हो जाती है। तो इसलिए 2 डिप आते हैं छोटे, और इसके प्रोसेस सिस्टम के ऊपर सिंपल में भी एक लाइन बनी होती है और 2 छोटे छोटे डिप बने होते हैं। वो इसकी सेंसिंग टेक्नोलॉजी को दर्शाता है कि डीसी है, कंटिन्यूअस वोल्टेज आता रहता है साइड से, और 2 छोटे छोटे डिप आते हैं एक एक्सेल के ऊपर। ठीक है, तो कभी भी ट्रैक से अलग करोगे तो फेल होना भी चाहिए और होता भी है सभी। ठीक है, नेक्स्ट और कोई अहमदाबाद डिवीजन, सॉरी रतलाम डिवीजन। तो सर ये डीपी में वो प्लास्टिक का मतलब इंसुलेशन लगाते नहीं है जैसे एल्डाइन में लगाते हैं? डीपी में इंसुलेशन, वो प्लास्टिक का इंसुलेशन वाला आप बोल रहे हो कि रेल में जब वेब में टाइट करते हैं उसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, उसमें एल्डाइन में तो यूज करते हैं पर सीमेंस में नहीं करते, और इसमें नहीं, एल्डाइन का माउंटिंग अलग रहता है, उसमें ये टीएस कॉइल रहते हैं, वो सीरीज में करके आपने देखा होगा कि वो बॉर्डर टाइप के ट्रांसमीटर रहते हैं, उनको ऊपर नीचे सेरेगेशन पे रहते हैं, चैनल पे रहते हैं, ऊपर नीचे करके गेन एडजस्ट करते हैं। और ये स्क्वायर टाइप की जो रहती है ऊपर उठी हुई, वो उसकी सेंसिंग कॉइल रहती है। सीमेंस में थोड़ा सा अलग रहता है। सीमेंस में क्या, वेब के अंदर लंबे लंबे फिट कर देते हैं, ट्रांसमीटर की कॉइल इनपुट अंदर रहती है, वो अलग से दिखती नहीं कौन सी है कौन सी नहीं है। और आरएस कॉइल भी अंदर 2 रहती हैं, दोनों जो है मिल के बीच में रेल में लगाते हैं। तो उसके अंदर फिलर वगैरह क्या लगाना है वो उनके डिजाइन के हिसाब से जो भी होता है उस हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि वो एक कैलिब्रेशन जब करते हैं वो उस चीजों को ध्यान रखते हैं। अगर डिजाइन में है तो आपको लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। इसमें क्यों लगाने का है? इसमें एक रेल और फ्लैंज के पास होने भर का गैप रख के इसको सेंसर को लगाना चाहते हैं और क्लैंप पे लगा देते हैं। तो इसका टीएक्स भी इसी में है और 2 आरएक्स एक ही कॉइल का, एक ही इंक्लोजर के अंदर है और एक ही साइड लगती है। तो इसमें कोई टच है ही नहीं। और बीच में जब फ्लैंज आएगा, एक्चुअली एक्सेल काउंटर बोलते हैं लेकिन ये फ्लैंज को काउंट करता है ना। जब फ्लैंज आएगा तो उसके बीच में जो लिंकिंग मीडिया था वो चेंज हो जाता है। लिंकिंग मीडिया पहले एयर था जिसको हम वैक्यूम के बराबर समझ सकते हैं, उसकी परमिबिलिटी सबसे हाई होती है। अब कोई भी इवन लोहे की भी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी हवा के कंपेरिजन या वैक्यूम के कंपेरिजन में तो कम ही होगी, ऑब्स्ट्रक्शन तो क्रिएट करेगा ही। तो कॉइल में जो लिंकिंग है वो कम कर देता है। जिसमें पहले कम होती है वो साइड इन हो गया, और जिसमें बाद में कम होती है तो 2 डिप आते हैं, 2 डिप, उससे पता चलता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग सारे वीडियो देखो, उसका बहुत सारा मटेरियल है, देखोगे तो कुछ क्लियर होगा। रतलाम और कुछ? रतलाम से भी कोई नहीं है, लंच टाइम हो गया। रतलाम से किसी कुछ पूछना है तो सारे लोग यार 59 है, कोई छोड़ ही नहीं रहा। रतलाम से सर एक्सेल काउंटर कितनी स्पीड तक को सर व्हील को सेंस कर पाएगा सर? एक्सेल काउंटर कितनी स्पीड को सेंस कर पाएगा? हाँ, ये फैक्टर है। एक्चुअली ये आप ओईएम के जो मैनुअल रहता है उसमें दिया रहता है, या आरडीएसओ के एमएसडीसी जो स्पेसिफिकेशन है उसमें वो गारंटी लेते हैं, आरडीएसओ जब देता है कि कितने तक के लिए होते हैं। आई थिंक जो हमारी हाई स्पीड की डिफिनीशन है ना, सेमी हाई स्पीड जिसकी बात करते हैं, अबव 200 किलोमीटर से कम वाली, वो सबको तो फुलफिल करता है। और इसकी लिमिट तो है, क्योंकि आपका जो है डायरेक्शन सेंस होगा, पहले कौन बाद में कौन, और बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेल जाएगा तो एरर आ सकते हैं। इसकी एग्जैक्टली क्या है वो मुझे याद नहीं, लेकिन आप लोग देख सकते हो ओईएम के मैनुअल में भी कोई भी कितनी गारंटी देता है, क्रॉशर कितनी देता है, ये कितनी देता है, और आरडीएसओ जब अप्रूवल देता है तो उस टाइम में उसके स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा है वो आप रिफर करो, मुझे याद नहीं। एनीबॉडी, किसी को याद है तो आप आरडीएसओ को रिफर करो कि एमएसडी जो एक्सेल काउंटर्स डिजिटल काउंटर है इतनी स्पीड के लिए सूटेबल है। ठीक है, आरडीएसओ के एस्पेक्ट में देखोगे उसमें सर्टेनली दिया रहता है। मेरे हिसाब से 200 के आसपास तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली आप
ये ओईएम पे डिपेंड करता है सर, सभी ओईएम ने अपना अलग अलग दे रखा है। जैसे सीमेंस में जाओगे तो वो अप टू 400 कैंपेस तक दे रहा है, सीमेंस 4 तक दे रहा है और अलग अलग ओईएम दे रहा है, लेकिन एल्डाइन में 250 है सर इसमें। एल्डाइन में 250 है, ठीक है, लेकिन आरडीएसओ जब देता है उनका, उन्होंने अपना कुछ बेयर मिनिमम, क्योंकि ये सब कंपटीटर हैं एक दूसरे के, उसमें सर ये इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं सर। जैसा भी ये 2 स्लीपर के बीच का भी डिस्टेंस है, तो हर एक ओईएम अलग अलग है। अगर एग्जाम में आता है वहाँ मेक नहीं लिखा तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे सर, ये थोड़ा सा इसमें है। हाँ, क्योंकि वो भी अलग अलग मेक में अलग अलग डिस्टेंस आते हैं। जैसा कि एक इंडक्टर कोयल से दूसरे इंडक्टर कोयल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, वो भी स्पेसिफाइड नहीं है कहीं पे, यूनिफॉर्म नहीं ना, एसएम में दिया हुआ सर। हाँ, अभी एक सेकंड मेरी बैटरी। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है सर, जैसे 2 स्लीपर के बीच में है तो ऑप्शन में वहाँ 550 और ये 400 ऐसा है, 300 भी है, तो ये अलग अलग है, कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में। मैं बताता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये होता है कि जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, एक्चुअली इसीलिए ये जब आप काम करते हो तो किस ब्रांड पे काम कर रहे हो या किस पर्टिकुलर ओईएम के कंपनी पे काम कर रहे हो, तो आपको डिटेल में उसी का पढ़ना पड़ता है। हाँ, उसका पता रहता है सर, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। पता रहता है, पढ़ना भी चाहिए। काम किया तो उसका पता रहेगा, या सेल में किया तो उसका पता रहता है। सेल में आपने सेल में काम किया, आपको पता नहीं। हाँ, सेल का ही रेफर करो, वहां पर ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं तो आप जेनेरिक चीजें पकड़ो। एग्जामिनर भी कोशिश करता है जेनेरिक चीजें पूछने का। हाँ, होना वही चाहिए। लेकिन अभी एक पेपर देखा सर, ये क्वेश्चन किसी पेपर में था, 2 स्लीपर के बीच का डिस्टेंस, तो वहाँ पे 400 भी ऑप्शन दिया हुआ और 550 भी दिया। हाँ, तो उसमें जो ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शन, हाँ, तो ये दोनों ऑप्शन में दिक्कत ये सर, यूनिवर्सल एक्सेल काउंटर अगर अपन इरिशेट की बुक देखें तो वहाँ पे 2 स्लीपर के बीच का डिस्टेंस 550 दिया हुआ है। हाँ, लेकिन ऑप्शन में देखो, ऐसा मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना। मान लिया किसी ने दे दिया 2 स्लीपर के बीच का डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और हमने उसमें जो ऑप्शन लिख रखा है वो एक स्लीपर की विड्थ से भी कम लिख रखा है। जाहिर सी बात है, तो दोनों ऑप्शन है सर, ए और बी में दोनों पड़े हैं। जैसे 550 भी लिखा है, 400 है, तो उस समय अपन मोर अप्रोप्रिएट किसको मानेंगे? आप चारों ऑप्शन में से देखो कि उसमें जो सबको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देखो ना, आईआईटी वगैरह के एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे 4 के 4 सही होते हैं, लेकिन उसमें जो मोर अप्रोप्रिएट होता है, जो ज्यादा सही है, जैसे लास्ट में आपने दिया कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा लिखा है कि ऊपर के तीनों सही है, तो आप कौन सा बोलोगे? ऊपर के तीनों सही वाला मतलब सी को टिक करना चाहिए ना। नहीं, वो तो ठीक है सर, उसका नहीं, पर अपने जैसे आईडीएस को एक गाइडलाइन दे देनी चाहिए सर। जितने भी मेक आते हैं ना, तो सबका कम से कम आउटडोर इंस्टॉलेशन कॉमन हो, तो यही दिक्कतें नहीं है सर। एक्चुअली में मेंटेनेंस में भी दिक्कत आती है। ये एज फार एज पॉसिबल अच्छे एग्जामिनर जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लेते हैं, जो इंडिकेटिव या तो स्पेसिफाई कर देते हैं। लेकिन आप एग्जामिनर नहीं हो, आप पेपर सेटर नहीं हो, तो आपके हाथ में क्या है? आपको जो ऑप्शन है उसमें नहीं याद तो करो, उसकी लिमिट है। अगर ऐसा पूछ लिया, आप किसका पूछ रहे हैं, आप सीमेंस का लिखो, एल्डाइन का लिखो, ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप जल्दबाजी मत करो, आप चारों ऑप्शन देखो। अब चारों में देखो कि इसमें मोर अप्रोप्रिएट किसको लगाने से कुछ भी गलत नहीं होता। या लास्ट में लिखा है ऊपर से सारे सही है, सारे सही कर दो फिर। तो उसमें से सारे में से कौन मोर अप्रोप्रिएट है वो देखो बस। ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा वो नहीं है। ठीक सर। नंद किशोर जी, आप रतलाम से और कोई है? चलो ठीक है, लास्ट में बॉम्बे डिवीजन, और तो कोई बचा नहीं। बॉम्बे से कोई, किसी कुछ बच गया हो डाउट, या कोई भी डाउट? हालांकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये तो बहुत कॉमन है, सिग्नलिंग वाले से पढ़ते ही रहते हैं। कॉन्सेप्ट समझना इतना मुश्किल नहीं है, काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर मेक के अंदर क्या फॉल्ट आई है वो ढूंढना मुश्किल होता है। तो जो काम कर रहे हैं वो चैलेंजिंग है, लेकिन समझने के लिए तो इतना कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली नाम याद हो बहुत है। थोड़े बहुत ओईएम के नाम इसलिए भी दिखा देते हैं कि हाँ इस फील्ड में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपका ये एमएसजीएससी में क्या क्या कौन कौन से मेक रहते हैं, तो वो थोड़ा सा डीप रहना चाहिए। तो किसी का कुछ बचा है, कुछ डाउट? ये है 10 मिनट। आप पटोले कुछ बता रहे थे ना पहले दिन? हाँ सर, बोलिए सर। कुछ पूछ रहे थे ना? नहीं, बहरा पूछ रहा था ना कुछ पहले, मैंने कहा आपका डिवीजन। हाँ, बहरा कुछ बता रहा था। हाँ, बहरा बता भाई, कुछ पूछ रहे थे, हमने कहा आपका डिवीजन का नंबर आएगा। एक्चुअली ये क्या है, इतना टैग वैकेंसी डिटेक्शन इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको कोई पढ़ा नहीं सकता। इसको पढ़ाने जाएंगे या आप देखोगे रिसेट में, ये वो बहुत सारे घंटे लेते हैं इसको समझाने में, बहुत सारा टाइम लेते हैं। तो एक यहाँ पे सेशन का मतलब ये है कि आप खुद सेल्फ स्टडी करो, आपको मटेरियल, इसीलिए हमने फोल्डर दे दिया है पूरा। हमारे पास जितना पढ़ा था मैंने उठा के शेयर कर दिया, उसमें बहुत सारा मटेरियल है, वो सारा किसी ने पढ़ लिया, वो आपको काम आएगा। इवन एग्जाम
ना भी हो तो भी आपके नॉलेज के लिए, आपके काम करने के लिए बहुत अच्छा खोज रहे हैं। तो उसको आप लोग देखो, और ऐसा ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप लोग पढ़ो और समझ में ना आए ज्यादा कुछ। फिर भी अगर कुछ कुछ डाउट लगते हैं और गाइडेंस चाहिए तो अभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी कहीं भी किसी का बचा हो तो पूछ सकता है। सर इसको क्या एफटीसी केबल के साथ ले सकते हैं क्या सर? एफटीसी केबल के साथ में ले सकते हैं। अभी देखो इसमें भी राइडर है, जैसे आपने इसको लगाया फ्रॉशर, फ्रॉशर में कोई हाई फ्रीक्वेंसी है क्या? डीसी है, डीसी में थोड़ा थोड़ा डिप आते हैं, और डिप की भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? ये 50 साइकिल भी तो नहीं होगी। ट्रेन अगर बहुत तेज जा रही है और वो उसमें डिप 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 आए जा रहे हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 से भी ज्यादा नहीं होगी। 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 50-60 हर्ट्ज को तो हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा मानते भी नहीं है। तो इसको अगर तुम जो है एफटीसी के साथ में लगा हुआ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, तो क्या इंटरफेरेंस हो सकता है? कुछ नहीं। लेकिन अगर आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी और उसकी कॉइल वो अगर ऐसा कुछ है, हालांकि क्योंकि इम्यूनिटी लेवल इतना बढ़ चुका है, क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि आजकल डिजिटल एक्सेल काउंटर में हमारा फेज शिफ्टिंग होती है। व्हील आया तो उसका फेज 180 डिग्री पलट जाता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, या नेगेटिव डायरेक्शन जो भी है, तो वो आइदर व्हील को सेंस करे है या नहीं है। जब इसलिए डिजिटल को हम एरर फ्री या स्मूथ या क्वालिटी अच्छी हो जाती है। डिजिटल ट्रांसमिशन आप करते हो तब भी डाटा करप्ट नहीं होता ना, तो वो आजकल डिजिटल एज में ज्यादा इंटरफेरेंस कुछ होता नहीं। फिर भी कुछ कुछ गाइडलाइंस अगर हैं कहीं ओईएम में दी हुई है तो उनको आप फॉलो, ठीक है सर? ये एक क्वेश्चन है। ठीक है सर। हाँ बताएं त्यागी जी। कि जो रस्टी रेल है ना, हाँ हाँ, उसके लिए मतलब कुछ डिजाइन करा गया था वो अपने सर्किट में। वो क्या क्या डिजाइन किया गया था, किस तरह से डिजाइन किया गया था, वो का कुछ हाँ ये बराबर आपने सही याद दिलाया। एक्चुअली क्या है कि वेस्टर्न रेलवे की आप लोग जो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वेस्टर्न रेलवे पे होम पेज पे पॉलिसी सर्कुलर्स रहते हैं, उस पे जाके उस पे पॉलिसी सर्कुलर्स का स्टडी करो। एक्सेल काउंटर की, ठीक है ये तो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में लग रहा है और पूरे इंडिया में लग रहा है, लेकिन आपके रेलवे में किस चीज के लिए क्या पॉलिसी है? जैसे डोल लगाने की क्या पॉलिसी है, ऑटो रिसेटिंग की क्या पॉलिसी है, या जैसे अभी जो ऑटो रिसेटिंग करते हैं उसमें पैरेलल में लगाने के टाइम में ऑटो रिसेटिंग अलग है, और जब दो डुअल एक्सेल काउंटर आपस में एक्सेल काउंटर हैं तब की अलग है। ये सब पॉलिसियों को स्टडी कर लो। ये जो त्यागी जी पूछ रहे हैं कि रस्टी रेल में जैसे जब हम पैरेलल में लगाते हैं, एक एक्सेल काउंटर है और एक ट्रैक सर्किट है, तो वो एक मैंने बीच में जिक्र किया था कि जब पैरेलल में चीजें लगाते हैं तो दो फैक्टर होते हैं, एक अवेलेबिलिटी होती है और एक सेफ्टी होती है। हर सिस्टम के अपने अपने रिस्क होते हैं, जैसे फेलर मतलब अनसेफ साइड जाने के कुछ चांसेस रहते हैं। अगर हम दो सिस्टम लगाएंगे तो अनसेफ साइड जाने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई मतलब तो प्रोबेबिलिटी का आप फील्ड देखो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इसकी 2 थी, कितने में थी पता नहीं, लेकिन तो अब हो जाएगी 4 हो जाएगी। अवेलेबिलिटी कैसी बढ़ जाएगी? वो अब मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। तो जब भी जैसे आप पैरेलल किसके किसके लगाते हो, एक्सेल काउंटर टू एक्सेल काउंटर पैरेलल लगा रहे हो, उसी को हमने बोला था HADAC या HSDAC जो भी नाम दे दो वो आ गया। लेकिन अभी ये है कि एक जनरल पॉलिसी ये हो गई कि आप एक ट्रैक सर्किट एनी टाइप डीसी होने दो या कोई भी एफटीसी होने दो, कुछ भी होने दो, उसके पैरेलल में दूसरा लगाना है। ये तो लग ही रहा है। और 2 DAC डिजिटल, पहले एनालॉग के पैरेलल में डिजिटल लगाना था, फिर बाद में वो डिजिटल के पैरेलल में डिजिटल लगा सकते हो HADAC में, और अभी तो ये ट्रैक सर्किट के पैरेलल में लगा सकते हो। तो इनकी जो पॉलिसियां हैं, सर्किट्स हैं, वो उसको देखो। उसमें अभी जैसे एक एफटीसी के या डीएसी एक्चुअल ट्रैक सर्किट के पैरेलल में जो लगा रहा था, तो उसमें वो ट्रैक सर्किट पिकअप होने से ही ऑटो रिसेटिंग होता है। अगर एफटीसी का एक्सेल काउंटर फेल है तो एफटीसी पिकअप कॉन्टेक्ट से ही ऑटो रिसेट होता है, या मैनुअल रिसेट भी होता है। अगर वो रिसेट नहीं होगा, अगर वो कन्वेंशनल ट्रैक सर्किट फेल है, एफटीसी या डीसी ट्रैक सर्किट जो भी है, तो आप उसको रिसेट कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है। उसमें तरीका ये लिखा है पॉलिसी में कि आप पहले जो है कन्वेंशनल ट्रैक सर्किट एफटीसी होने दो, डीसी होने दो, उसको पहले राइट करो तो ही रिसेट हो। ये पॉलिसी मैटर्स है। आप देखो, यही इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। यही जनरल स्टडी में नहीं रहते। आपको रिसेट में भी ये नहीं बताते, क्योंकि वो तो पूरे इंडियन रेलवे को लेकर चलते हैं।
और त्यागी जी क्या पूछ रहे थे कि आप जब ये पॉलिसी जो है सर, लेटेस्ट जो पॉलिसी आई है रेल के कनेक्शन में, मैं समझ गया, याद आ गया। तो उसमें क्या है कि ये हम जो बताना चाह रहे थे वो ये है कि जैसे एक डीसी ट्रैक सर्किट में प्रॉब्लम होती, शंट नहीं हो, अगर टीएसआर किसी ने सही से एडजस्ट नहीं किया है तो भी हो सकता है, और नहीं तो ट्रैक रेल रस्टी है तो आपका जब व्हील आएगा तो रस्ट जो है इतना कंडक्टर नहीं रहता, तो वो प्रॉपर शंट नहीं करता है। तो वो जो एक्सिल है वो रेजिस्टेंस मान लिया तुम्हारा ट्रैक सर्किट बराबर सेट भी है, 0.5 पे फेल भी हो रहा है, फाइल से रगड़ के करते हो, और एक्सेल जब आता है तो एक्सेल जब खड़ा होता है, पहला एक्सेल आया, रेयरली कभी कभी आया, कुछ हल्का इंजन आया, तो उसमें शंटिंग जो एक्सेल शंटिंग रजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो 0.5 से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है वो ट्रैक सर्किट मे नॉट फेल, और ये हाईली अनसेफ है कि कोई ट्रैक सर्किट फेल नहीं कर रहा है। तो ये अगर अकेला लगा होता है, अकेला लगा होता तो क्या होगा, सिग्नल डेंजर चला जाता है या रूट रिलीज नहीं होता है, व्हाटएवर क्या क्या नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती ना, पिकअप नहीं होता, सेक्शन खाली नहीं दिखाता है, फेल दिखाता है। लेकिन अगर आपने एक्सेल काउंटर लगा दिया तो रस्टी रेल का क्या रहेगा, वो गाड़ी गायब हो गई। आप बताइए क्या इफेक्ट होगा, मान लीजिए एक टावर वैगन है या लाइट इंजन है, इस सेक्शन में घुस गया है, आपका जो है डीएसी जो है वाप का राशन नहीं हो रहा, तो एक फीचर है कि वो है एक्सेल काउंटर आपने पैनल में लगा दिया तो वो तो क्या करेगा, इन होते ही फेल करेगा और आउट होने पे ही पिकअप करेगा। लेकिन डीएसी भी लगा हुआ है, सॉरी डीसी ट्रैक सर्किट में लगा, तो वो फेल नहीं कर रहा, और दोनों आइदर वन पिकअप से आपने टीपीआर पिकअप कर रखी है, तो इसमें एक्सेल काउंटर आपको कुछ बचा नहीं रहा, आपको कुछ बचा नहीं रहा है इसमें। मतलब जो पहले रिस्क था कि डीसी ट्रैक सर्किट रस्ट की वजह से शंट ना हो और पिकअप का पिकअप रह जाए, वो अभी भी बरकरार है। इवन एक्सेल काउंटर तो आपका फेल है लेकिन डीसी पिकअप होगा, आइदर वन पिकअप से टीपीआर पिकअप हो जाएगी, तो ये ड्रॉबैक है। इसलिए वो कहीं कौन सा हंस जालिया या सब स्टेशन कहीं पे हुआ था कुछ, उसके बाद जो है कुछ कंप्लायंस में उन्होंने सर्किट दिया कि जहाँ पे रस्टी रेल है वहाँ पे डाइवर्जन मूवमेंट में ज्यादा रस्टी होता है, उसमें सिर्फ एक्सेल काउंटर पिक्चर में आएगा, ट्रैक सर्किट के साथ पैरेलल नहीं करेंगे, ओनली एक्सेल काउंटर। तो स्टेट में पैरेलल है, आइदर वन पिकअप से पैरेलल है, मतलब आइदर वन पिकअप से टीपीआर पिकअप रहेगी, लेकिन जब डाइवर्जन करोगे तो ओनली एक्सेल काउंटर पिक्चर में आएगा, क्योंकि एक्सेल काउंटर राष्ट्रीय रेल का इफेक्ट उसमें कुछ नहीं आता है, इसलिए। इसका सर जो नई गाइडलाइंस पॉलिसी आई है वो है क्या आपके पास? हाँ, वो आपको उसको रिफर करो ना, वेस्टर्न रेलवे पॉलिसी सर्कुलर, उसमें जाओ ना, 10.3.2.55 पे जाओ, उसमें जो एसएनटी डिपार्टमेंट जाके वो पॉलिसी सर्कुलर में तुमको सब मिलेगा। उसमें है कुछ नहीं, उसमें जो है ये जो पहला ट्रैक सर्किट करते हैं नॉर्मली क्या करते हैं कि आपका जो है जैसे डीसी है या एफटीसी है, तो टीआर के पैरेलल में, टीपीआर जो सर्किट होता है टीआर के पैरेलल में आप जो एएक्सटी टीपीआर डाल देते हो, तो आइदर वन पिकअप से वो जब तक दोनों फेल नहीं होगा तब तक वो फेल नहीं होगी। उसमें क्या करते हैं, उसमें पॉइंट की कंडीशन डाल देते हैं, सपोज एनडब्ल्यू, हालांकि उसका ड्रॉबैक भी आरआरआई में, क्योंकि एनडब्ल्यू क्या आरडब्ल्यू क्या तभी पिकअप होता है जब सिग्नल सेट करते हैं, और ये मास्टर लोगों को पता नहीं चलता, नॉर्मल में रहता, रिवर्स में सिग्नल दे दिया, देते ही उसको पता चलता है कि वो फेल हो गया, तो वो समझ में आता है कि यार नॉर्मल में तो डीएसी से पिकअप था, अभी रिवर्स में जो डीएसी फेल था इसलिए वो फेल हो गया, तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम भी है। लेकिन उसमें खाली पॉइंट की कंडीशन थी, पैरेलल करने में पॉइंट की कंडीशन दे दे, एनडब्ल्यू क्या पिकअप है, नॉर्मल में है तो पैरेलल है, या आरडब्ल्यू क्या देख लेना, उसमें शायद आरडब्ल्यू क्या जो पिकअप होते ही वो पैरेलल हट जाता है, आरडब्ल्यू क्या का ड्रॉप कॉन्टेक्ट डाला है, उसका एक हाँ टिपिकल है, जहाँ पे डाला वहां से ले लो, उसमें कुछ है नहीं, मतलब एनडब्ल्यू जब नॉर्मल है कुछ भी सेट नहीं है तो वो पिकअप बताएगा, मतलब उसमें पॉइंट की कंडीशन कुछ भी नहीं है। लेकिन जब रिवर्स है तो आरडब्ल्यू के आर ड्रॉप डाल रखते हैं, आरडब्ल्यू का पिकअप होते ही उसका पैरेलल हट जाता है। टिपिकल सर्किट में है क्या सर? हाँ, इसका होगा, बहुत सी जगह लगाया है, नहीं तो जो टिपिकल अगर साइड पे नहीं पड़ा है तो जहां लगाया वहां ले लो, सिंपल सा है। टीपीआर सर्किट में पॉइंट की कंडीशन डाली है और उसका लॉजिक ये है कि जब रिवर्स में वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, रिवर्स में पैरेलल नहीं होना चाहिए तो आपको उसमें क्या डालना चाहिए, उसमें आरडब्ल्यू के आर ड्रॉप डालना चाहिए ना, तो आरडब्ल्यू के आर अगर रिवर्स है तो पैरेलल नहीं आएगा, मतलब आपका जो है ये पैरेलल कौन नहीं आएगा,
किसकी ब्रांच में डालेंगे त्यागी जी? दो ब्रांचें रहेंगी, एक एक्सटी से रहेगी और एक डीसी ट्रैक सर्किट से। तो किसको स्टॉप किसको करना है? रिवर्स में किसको स्टॉप करना है? हमें डीसी को यस डीसी को स्टॉप करना है। तो हमें अब सर्किट जब टीपीआर का देखोगे तो ये हो जाएगा कि जब रिवर्स है तो ओनली एक्सेल काउंटर काम करेगा, और जब नॉर्मल है तब आइदर वन में से चलेगा। क्योंकि बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है, लेकिन आरआरआई में तो बहुत दिक्कत होती है। होता क्या है कि बताया ना कि जब कुछ नहीं खाली पड़ा हुआ है तो और एक्सेल काउंटर फेल है तो मास्टर को पता नहीं चलता है, और जब वो गाड़ी का रिवर्स में सिग्नल दे देता है तब वो बोलता है तो ये ट्रैक फेल हो गया, जबकि वो चूंकि रिवर्स में ट्रैक सर्किट काम नहीं करता है और एक्सेल काउंटर पहले से फेल है तो उसको दिखता है, और तब फिर उसको ये वो अप्रोच लगता है, 3 बटन कैंसिल करता है और नाराज होता है कि पहले पता होता तो हम ये रूटी क्यों सेट करते। वो पॉलिसी तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने उस टाइम निकाल दी थी। कुछ कुछ जगह इंप्लीमेंट है, ज्यादा जगह। बड़ौदा में कहीं लगाई क्या इसे? बड़ौदा में है सर। हाँ, तो वो कंप्लायंस कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसमें कंप्लायंस में कुछ पॉलिसी देते हैं तो कुछ दिन चलती है, फिर बाद में वो ना भी बहुत अच्छी नहीं हुई, रिव्यू होती है, फिर ड्रॉप हो जाती है। तो ये भी कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है। लेकिन रस्टी रेल में ऐसा दिया है कि भाई रस्टी रेल पैरेलल करेंगे, लेकिन जो पोर्शन रस्टी है, और नॉर्मली ये माना गया है कि जो रिवर्स वाला पोर्शन है रस्टी है। कई जगह ऐसा भी होता है, जैसे बहरा को पता हुआ बॉम्बे सेंट्रल में 1.5 की तरफ नॉर्मल है और सारी गाड़ी रिवर्स में जाती है। अब ये पॉलिसी अगर कोई हेडक्वार्टर से दे देगा और हमें उस जगह पे इम्प्लीमेंट करना है तो हमारा कौन सा रस्टी होगा? नॉर्मल साइड रस्टी है, और हमने उसमें ये सर्किट डाल रखा है कि नॉर्मल में तो रहेगा, रिवर्स में तो वो पॉलिसी का मकसद कुछ और है। यहाँ पे साइड पे वो उस पर्पज को अचीव नहीं करता, क्योंकि कंडीशन अलग है। नॉर्मली ये माना गया है कि नॉर्मल जो है बहुत ज्यादा सारी गाड़ी चलती है, वो चमकता रहता है, रस्टी नहीं रहता। अगर दोनों रस्टी है तो आप जो ट्रैक सर्किट चलाओ ही मत। इवन अगर कोई ट्रैक सर्किट मेंटेन कर रहा है, डीसी ट्रैक सर्किट कहीं मेंटेन कर रहा है, आप उसको उतना कम वोल्टेज करते चले जाओ कि जब आपका टीएसआर मिलने लगे। अगर नहीं मिलता तो परमानेंट फेल कर दो। वो लोग उसी कोई ना कोई वजह होगी कि भाई ये तो रस्टी रेल है या तो ये बड़ा सेशन कम है, आप परमानेंट फेल कर दो कि भाई ये फेज से एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, उसको पिकअप मत करो। वो उसको और एनर्जाइज बोलते, तो वो उसमें बेयर मिनिमम रखना पड़ेगा। और जैसे त्यागी जी कुछ और? नहीं ठीक है सर, ठीक है। वो अभी इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा, हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसको शायद रोक दिया गया है। हाँ, वो बताया ना, वो कहीं का कंप्लायंस देने के लिए कुछ एक बार सर्वे हुआ था, जो जिसने रस्टी बता दिया वहां के लगाने के लिए था, वो 1 टाइम कंप्लीट हो गया। अब दोबारा का भी कुछ होगा, इसलिए कभी भी मेंटेन करो सेफ्टी से, कुछ वो नहीं करना। अगर टीएसआर नहीं मिलता है तो आप उसको कम कर दो वोल्टेज, जब फेल हो जाए तो ये मत करो, बूस्ट मत करो। उसको बोलो कि भाई ये जो है पिकअप नहीं हो रहा है, क्यों नहीं पिकअप हो रहा है, इसका बड़ा रजिस्ट्रेशन कम है, रस्टी रेल है, व्हाटएवर रीजन, वो रीजन बताओ। ये नहीं कि हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि टीएसआर मिलने तक ही हमारी अथॉरिटी है। अगर हम टैग पिकअप कर दिया, टीएसआर नहीं मिला तो ये अनसेफ है, ये हमें नहीं करना है बिल्कुल। टीएसआर मिलने तक ही हम उसको बढ़ा सकते हैं, चाहे एफटीसी हो। एफटीसी अच्छा, दूसरा ये किया जाता है कि एफटीसी में वोल्टेज अचीव करना, जैसे डीसी ट्राई सर्किट्स में एक ही फंक्शन होता है कि वोल्टेज लेवल आ जाए, तो आप रजिस्टेंस से उसकी सेटिंग करते हो, कम ज्यादा रजिस्टेंस करते हो। और एफटीसी में क्या होता है कि ये ट्यूनिंग अचीव होती है। ट्यूनिंग अचीव होती है तो टैंक सर्किट बनता है, रेजोनेंस अचीव करते हो। तो जो वोल्टेजेस आते हैं वो रेजोनेंस अचीव करके, बट ट्यूनिंग करने के बाद ही आने चाहिए। अगर बिना ट्यूनिंग के आते हैं तो वो वोल्टेज आपने गेन बढ़ा दिया या उसका नजदीक वाले को हाई केबल रजिस्टर बढ़ा दिया, तो उससे बहुत दिक्कतें होती है, मतलब वो अनसेफ हो जाता है। बल्कि जब गाड़ी आएगी तो उस टाइम हो सकता है वोल्टेज बढ़ जाए। इसलिए ट्यूनिंग, एफटीसी को हम कभी भी वोल्टेज अचीव करो बेस्ट ट्यूनिंग होने के बाद। अगर बिना खराब ट्यूनिंग पे अगर आप बूस्ट कर देते हो कुछ और तरीके से, तो हो सकता है वो जो बोलते नहीं कि वो ट्यूनिंग जोन शिफ्ट हो गया, गाड़ी पहले डेंजर चला गया या बाद में चला गया, तो ये सब बहुत सारे इश्यू आ जाते हैं। इसलिए कभी भी ट्यूनिंग, एफटीसी में अगर सीखने वाली बात कोई है तो उसको ट्यून कैसे करते हैं वो है। चाहे जो इसमें एबीबी में तो रहता ही नहीं है, उसमें सील्ड रहता है, पूरा प्री ट्यून रहता है, लेकिन ये अल्स्टम और ये सीमेंस अगर है तो इसकी जो ट्यूनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक बहुत टाइम भी हो गया। और किसी कुछ है तो, नहीं तो क्लोज करें। श्रीवास्तव जी? हाँ सर, ठीक है, फिर क्लोज करते हैं ना। ओके, थैंक यू।
ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।